अंदर नेगेटिव होता है। ठीक है, अंदर होता है नेगेटिव चार्ज, और बाहर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब बाहर का पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सोडियम, मेनली बिकॉज ऑफ सोडियम। अंदर का नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? मेनली बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, बिकॉज प्रोटीन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड सोडियम बाहर पॉजिटिव। ये रेस्टिंग स्टेट पे, रेस्टिंग स्टेट में अगर तुम कोई भी सेल को देखोगे, एनी सेल फॉर दैट मैटर इन द होल बॉडी, हर रेस्टिंग स्टेट पे जो सेल है वो आपका ऐसा ही होगा। अब प्रॉब्लम आती है, व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय डीपोलराइजेशन? डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डीपोलराइजेशन? व्हाट डू यू मीन बाय डीपोलराइजेशन? अंदर क्या बन जाएगा डीपोलराइजेशन में? बेसिकली जो डिफरेंस है पॉजिटिव नेगेटिव का, ये जब खत्म हो जाता है सेल के अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है, तो एब्सोल्युटली करेक्ट। सो बेसिकली डीपोलराइजेशन क्या होता है? वेरी सिंपल, कुछ नहीं होता, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं। ठीक है, जब सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल जाते हैं तो क्या होता है? सोडियम का इन्फ्लक्स अंदर अच्छी तरीके से होता है। सोडियम इज अ पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड। जब वो अंदर अच्छी तरीके से इन्फ्लक्स करेगा तो अंदर वाला साइड जो होगा नाउ बिकम्स पॉजिटिव। ठीक है, एंड बाहर वाला साइड जो है इट बिकम्स नेगेटिव। दिस इज रिवर्सल ऑफ द चार्जेस। दिस रिवर्सल ऑफ द चार्जेस इज व्हाट यू कॉल एज डीपोलराइजेशन। ठीक है, डीपोलराइजेशन कहते हैं। सेम उल्टा कॉन्सेप्ट, अगला क्या होगा? सेल अंडरगोज रीपोलराइजेशन। नाम में लिखा री मतलब वापस पोलराइज हो जाएगा, जैसे रेस्टिंग स्टेट में था वापस आ जाएगा। तो रीपोलराइजेशन के लिए क्या होगा? अंदर क्या बन जाएगा? फिर से नेगेटिव। ठीक है, एंड बाहर क्या बन जाएगा? फिर से पॉजिटिव। ये कौन सा बाबा करके देता है? अभी जैसे सोडियम बाबा ने इसको अंदर डीपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो ये जो रीपोलराइजेशन इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पोटेशियम का इफ्लक्स। पोटेशियम इज अ पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड। जब पॉजिटिव सेल के बाहर जाएगा तो लॉजिकली ऑब्वियसली आपका जो सेल है उसका अंदर वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, दैट इज वाई पॉजिटिव का इफ्लक्स इज व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीपोलराइजेशन। सो हमारे पास तीन स्टेट्स ऑफ सेल्स हैं, नॉर्मल, रेस्टिंग स्टेट, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो अगर मैं एक सिंपल एरो से रिप्रेजेंट करना चाहूं, डीपोलराइजेशन इज एन एरो, ठीक है, जो पॉजिटिविटी का एरो है, पॉजिटिविटी, क्योंकि वो अंदर वाले पोटेंशियल को पॉजिटिव करता है। ठीक है, रीपोलराइजेशन एक ऐसा एरो है जो अंदर वाले पोटेंशियल को क्या करता है? अंदर वाले पोटेंशियल को क्या करेगा? डीपोलराइजेशन। अगर डीपोलराइजेशन पॉजिटिव का एरो है तो रीपोलराइजेशन किस चीज का एरो है? हेलो, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, सो जैसे ये अंदर को नेगेटिव कर रहा है तो रीपोलराइजेशन इज अ नेगेटिव का एरो। डीपोलराइजेशन जो है अंदर वाले को पॉजिटिव कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज अ पॉजिटिव का एरो। वेरी सिंपल, वेरी इजी। ठीक है, तो सर अब हम लोग पॉजिटिव ना, नेगेटिव का एरो का क्या मतलब है? अभी बताता हूँ क्यों मैं बोल रहा हूँ ये चीज, अभी बता रहा हूँ। अभी नेक्स्ट स्टेप यही है। अब ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि मेरे को अब एक कॉन्सेप्ट सिखाना है ईसीजी में। मैं एक्शन पोटेंशियल तो पढ़ाने नहीं आया, मेरा कॉन्सेप्ट है ईसीजी में वेव को बनाना। ठीक है, हम लोग आज वेव को बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, हाउ टू मेक अ ब्यूटीफुल वेव इन दैट ईसीजी। वो ईसीजी में वेव कैसे बनती है, बहुत सिंपल चीज है। मैं वेव बनाने के लिए मेरे को दो इलेक्ट्रोड चाहिए। आई नीड टू इलेक्ट्रोड्स अगर मेरे को कभी भी वेव बनानी है। ठीक है, सो अगर सपोज मैं बोलूं मेरा एक इलेक्ट्रोड जो है मैंने यहां रख दिया, ये मेरा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। एक इलेक्ट्रोड मैंने यहां रख दिया पॉजिटिव, इस इलेक्ट्रोड को मैंने स्टैटिक रख दिया। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? मूव नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है। दिस इलेक्ट्रोड इज नॉट मूविंग। ये इलेक्ट्रोड डायनामिक है। डायनामिक का मतलब है ये मूव कर रहा है, मैं अपने आप से टर्म बना रहा हूँ, ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोड नॉन मूविंग इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड मूविंग इलेक्ट्रोड है। तो जब मैं बोलता हूं ये जो है पॉजिटिव, इससे किसी करने जाता है, ये वाले पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से। ठीक है, या फिर फॉर दैट सेम पॉइंट ऑफ व्यू मैंने अगर बोला नेगेटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव से किसी करने जाता है। ठीक है, दो दो, जब भी सेम वाला सेम से जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से। ठीक है, ये दोनों बोले, ये दोनों के बीच में बहुत ज्यादा एक्साइटेशन होगा, देयर बाय प्रोड्यूसिंग अ पॉजिटिव वेव। ऐसी वेव प्रोड्यूस होगी। सो सिंपल मतलब क्या है? सिंपल मतलब है जब भी सेम चार्जेस, whenever same charges move towards each other, ठीक है, तो हमेशा द वेव विच इज प्रोड्यूस इज अ पॉजिटिव वेव, एक्साइटेशन की वेव है। ठीक है, ठीक है, वेरी सिंपल, इसे वेरी सिंपल लॉजिक। जब भी सेम चार्जेस एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो एक पॉजिटिव की वेव, एक्साइटेशन वेव प्रोड्यूस होती है। अब पॉजिटिव वेव, एक्साइटेशन वेव बोल लो, पॉजिटिव वेव। सिमिलरली अगर इसका ऑपोजिट, वेरी सिंपल, अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव की तरह मूव करेगा या फिर एक नेगेटिव पॉजिटिव की तरह मूव करेगा, बात एक है, एक कोई गल है। ठीक है, दोनों में सेम चीज होगी, नेगेटिव रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी। बस इतना याद रखना है आपको। जब भी सेम चार्जेस मूव करेंगे पॉजिटिव रिफ्लेक्शन, जब भी ऑपोजिट चार्जेस मूव करेंगे नेगेटिव रिफ्लेक्शन। दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ ईसीजी। इतना क्लियर? ये सिंपल चीज क्लियर है कि पॉजिटिव पॉजिटिव मूव करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव मूव करेंगे, मतलब सेम चार्जेस एंड ऑपोजिट चार्जेस। इतना क्लियर? हाँ जी सर।
अब आते हैं इसके एक थोड़ा सा, अब सपोज ये बताना मुझे क्या होगा। सपोज मैंने इस टाइम पे क्या किया, सपोज मेरा ये पॉइंट ए था, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, रेस का स्टार्टिंग पॉइंट, मेरा बी पॉइंट इस रेस का एंडिंग पॉइंट। मैं हमेशा इलेक्ट्रोड जो है वो ए पे रखता था और बी पे रखता था। अब मैंने इसको बोला नहीं नहीं, मैं थोड़ी गेम खेलना चाहता हूं, मैंने स्टैटिक इलेक्ट्रोड को इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग एट बी, मैंने प्लेस कर दिया मिडिल पॉइंट पे, बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे सी। अब मुझे तुम बताओ, सपोज पहले पहले टाइम पे क्या होगा, पहले टाइम पे मैं बोल रहा हूँ यहाँ ए पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, अब ए को तो बी तक पहुंचना ही पहुंचना है, ए वांट्स टू गो टू बी, ये सी कहीं पे भी हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सो सपोज फर्स्ट स्टेप में ए सी की तरफ मूव कर रहा है, अ पॉजिटिव इज मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव, ठीक है। फिर ए जो है ऑब्वियसली क्योंकि उसको बी तक पहुंचना है, इज मूविंग टूवर्ड्स बी, सो अ पॉजिटिव इज मूविंग अवे फ्रॉम पॉजिटिव। सो मेरे को बताओ ए टू सी में कौन सी वेव प्रोड्यूस होगी एंड सी टू बी में कौन सी वेव प्रोड्यूस होगी, मतलब यहाँ पे कौन सी वेव प्रोड्यूस होगी। ए टू सी, पहले ए टू सी बताओ, पॉजिटिव इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव, कौन सी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होनी चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव। शाबाश, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी। व्हेन अ पॉजिटिव इज मूविंग अवे फ्रॉम अ पॉजिटिव, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी, इन दोनों का भाईचारा टूट रहा है, नेगेटिव। एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, तो ये मैंने बताया नहीं था लेकिन लॉजिकली सोच रहे हैं हम लोग, सेम चीज लॉजिकली सोच रहे हैं। जब पॉजिटिव पॉजिटिव से अवे मूव करेगा, सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट, जब नेगेटिव नेगेटिव से अवे मूव करेगा तब भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कि कौन सी वेव प्रोड्यूस होगी, नेगेटिव, ठीक है। सो अगर मैं इस ईसीजी को जोड़ लूं तो बेसिकली मेरे पास जो वेव प्रोड्यूस होती है इट इज अ बायफेजिक वेव, ठीक है। अब बायफेजिक वेव, सो अब क्वेश्चन आता है बायफेजिक वेव कब प्रोड्यूस होगी, बायफेजिक वेव तब प्रोड्यूस होती है जब हम इलेक्ट्रोड को, स्टैटिक इलेक्ट्रोड को बिल्कुल मिडल ऑफ दी उसमें रखते हैं रिकॉर्डिंग में, ठीक है। अभी बताऊंगा हार्ट में ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोड है विच इज अ बायफेजिक इलेक्ट्रोड, जिसमें वेव जो है दोनों में दिखती है, पॉजिटिव रिफ्लेक्शन नेगेटिव रिफ्लेक्शन भी दिखती है। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बिकॉज हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज भी करेंगे, इसका फायदा उठाएंगे हम लोग इस चीज को, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रोड को हम परपेंडिकुलर लगते हैं हमारे एक्सिस पे, सपोज मेरा ये जो पॉजिटिव यहाँ पे मूव कर रहा है, दिस इज माई कंप्लीट एक्सिस ऑफ दैट पॉजिटिव वेव, डिपोलराइजेशन की वेव, ठीक है। ये तो मैं जब भी इलेक्ट्रोड को बिल्कुल मिडिल में रखूंगा, मेरे स्टैटिक इलेक्ट्रोड को जब भी मैं इसके मिडिल में रखूंगा, सपोज दिस इज माय पॉइंट, ठीक है, तो हमेशा जो वेव प्रोड्यूस होगी दैट विल बी अ बायफेजिक वेव। दिस इज माय सिंपल कॉन्सेप्ट। अब मैंने बता दिया क्यों बायफेजिक वेव, क्योंकि जब यहाँ पे पॉजिटिव इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रिफ्लेक्शन, यहाँ पे पॉजिटिव इज मूविंग अवे फ्रॉम पॉजिटिव, दैट इज व्हाई देयर इज अ नेगेटिव रिफ्लेक्शन, ठीक है। इतना क्लियर, बायफेजिक वेव का कॉन्सेप्ट क्लियर, यस सर। ठीक है। अच्छा, सो दिस इज वाई मैंने वो समझाया था वेव मेकिंग। मैं इससे ज्यादा वेव मेकिंग पे टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, जितना नॉलेज चाहिए उतना ही दूंगा, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर पे, उसको बोलते हैं हम ईसीजी पेपर के बारे में थोड़ी बातें देख लेंगे। ईसीजी पेपर क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए उसकी जिंदगी हमने खराब कर दी है, वो क्यों है। कुछ नहीं है ईसीजी पेपर, एक बहुत सिंपल सा पेपर है, ठीक है, जिसके अंदर दो एक्सिस है, एक ये एक्स एक्सिस, एक ये वाई एक्सिस, ठीक है। इसकी एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है, ठीक है। इसकी वाई एक्सिस पे क्या है, वोल्टेज है। वोल्टेज को मिनी वोल्ट्स में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वेराज टाइम को सेकंड्स में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो उन्होंने क्या किया, हम लोग जब भी ईसीजी के पेपर के बारे में पढ़ते हैं, हम एक ऐसा बक्सा बनाते हैं जो 5x5 हो। 5x5 का क्या मतलब हो, ठीक है, मतलब 5 रोज हो और 5 कॉलम हो, ठीक है। 5 रोज और 5 कॉलम, तो मैं बनाता हूं 1 2 3, तो 1 2 3 4 एंड 5, एब्सोल्युटली करेक्ट, तो ये 5 हो गए हमारे, ठीक है। फिर मैं यहां से भी 5 बनाऊंगा, 1 2 3, ठीक है, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो दिस इज माय 5x5 का बॉक्स, 5 रोज एंड 5 कॉलम। तो अगर मैं बोलूं ये इस एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, इस एक्सिस पे भैया वोल्टेज रिप्रेजेंट हो रही है, इस एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, इस एक्सिस पे टाइम रिप्रेजेंट हो रहा है। सो उन्होंने बोला ये 5 बक्से हैं, इसकी हाइट क्या है, ठीक है। ये पॉइंट तो 0 है, अगर सपोज मैंने पॉइंट 0 मान लिया, तो इसकी हाइट क्या है, मतलब व्हाट इज दिस पॉइंट, व्हाट इज दिस पॉइंट, किसी को पता है व्हाट इज दिस पॉइंट? 0.5 मिलीवोल्ट्स। एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, दिस पॉइंट इज 0.5 मिलीवोल्ट, ठीक है। तो मतलब हाइट इज की 0.5 मिलीवोल्ट, मैक्सिमम वैल्यू इज 0.5 मिलीवोल्ट, ठीक है। तो अब टाइम की भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे ये टाइम की मैक्सिमम वैल्यू है, ये कितनी है, 200 मिलीसेकंड्स। दिस इज या सेम चीज है, 0.2 सेकंड और 200 मिली सेकंड, वन एज द सेम थिंग, ठीक है। तो बेसिकली 0.2 सेकंड एंड 0.5 मिली वोल्ट, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। अब हम सिंपल मैथ्स लगाएंगे, अगर ये पूरे बक्से की, अगर 5 बॉक्सेस, ठीक है, 5 स्मॉल बॉक्सेस, ठीक है, की जो हाइट है, हाइट इज कितनी, 0.5 मिली वोल्ट है ना भाई। सो 1 स्मॉल बॉक्सेस की हाइट कितनी होगी, यूनिटरी मेथड
वन स्मॉल बॉक्सेस की हाइट कितनी होगी भाई? 0.5 डिवाइडेड बाय 5, कितना हुआ बेटा आंसर? 0.1. एब्सोल्युटली। तो एक छोटे से बक्सा की हाइट, ठीक है, ये जो छोटा सा बक्सा है इसकी हाइट कितनी है? ये जो छोटा सा बक्सा है इसकी हाइट है 0.1 मिलीवोल्ट। सेम चीज टाइम के लिए भी अप्लाई करेंगे। अगर 5 स्मॉल बॉक्सेस की जो लेंथ है वो है 0.20 सेकेंड्स और 0.2 सेकेंड्स, एक ही बात है, जीरो की वैल्यू नहीं होती पॉइंट के आगे। सो वन स्मॉल बॉक्सेस की लेंथ कितनी होगी? वन स्मॉल बॉक्सेस की लेंथ कितनी है? 0.2 सेकेंड डिवाइडेड बाय 5, 5 कितना है आंसर? आंसर इज 0.04 सेकेंड्स। ठीक है, सो ये जो स्मॉल सा बक्सा है, ये छोटा सा चुन्नू सा बक्सा, ये क्यूट सा, इसका 0.04 सेकेंड है, एक छोटा बक्सा। सो अगर वो तुम्हारी मर्जी हो तुमसे क्या पूछे, पूरे बक्से की हाइट बता दो, वो तुमसे पूछे कि छोटे वाले बक्से की हाइट बता दो, ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें याद रखना। कुछ लोग तभी क्योंकि 0.04 नहीं लिखना चाहते हैं तो वो क्या लिखते हैं, 0.2 seconds can also be written as 200 milliseconds. Similarly, 0.04 seconds can also be written as 40 milliseconds. अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें कैसे याद करना है, ठीक है। वन एज द सेम थिंग है, दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। सेकंड्स को मिली सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, बाकी सब सेम चीज है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक फंडा, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफ एन ईसीजी पेपर। और आखिरी चीज वो तुमसे जो ईसीजी पेपर के बारे में पूछ सकता है कोई भी, इज द स्पीड ऑफ द ईसीजी पेपर। जब भी हम, ये कुछ नहीं है, मतलब ये बिल्कुल फैक्चुअल पॉइंट है, तुम्हारी ये चीज किसी में मदद नहीं करेगा कि स्पीड ऑफ ईसीजी पेपर क्या है, बट एक फैक्चुअल पॉइंट है कि जब हम ईसीजी पेपर को रिकॉर्ड करते हैं, जो भी यूज कर रहे हो, जो मशीन है उसकी स्पीड, किस स्पीड पे वो मूव करता है, किसी को कोई आइडिया? ये तुमने फिजियो के प्रैक्टिकल में पढ़ा हो सकता है। 25 mm per second. शाबाश, ठीक है, इट इज 25 मिलीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, मिलीमीटर्स में रिकॉर्ड होती है, 25 मिलीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। और अगर सपोज मैं ये जो बक्से की लेंथ कैलकुलेट करना चाहूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये बक्से की लेंथ भी सेम ही चीज है, ठीक है, 5 इंटू 5 का बॉक्स है तो 5 मिलीमीटर इंटू 5 मिलीमीटर है, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। दिस इज अ वेरी मतलब बेसिक फंडा एंड वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैं आगे मूव करना चाहता हूँ बेसिकली, ठीक है। तो ये बेसिकली 5 मिलीमीटर इंटू 5 मिलीमीटर का बॉक्स है, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। दिस इज अ 5 मिलीमीटर इंटू 5 मिलीमीटर का बॉक्स, कोई बड़ी बात नहीं है, दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। मिलीमीटर, अगर मैं लेंथ में इन दोनों को मेजर करना चाहूँ, इसको स्केल लिया मैंने, लेंथ में मेजर किया, 5 मिलीमीटर इंटू 5 मिलीमीटर का बॉक्स है, ठीक है, ओके। सो यहां तक क्लियर, मैं आगे बढ़ूं, दिस फंडा इज क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं, बढ़ो आगे। Yes, हेलो, sir. हाँ चलो, अब आते हैं ईसीजी के। स्टार्ट करने से पहले बस आखिरी दो चीजें। पहला कॉन्सेप्ट है, हार्ट के अंदर सेल्स कौन से होते हैं, ठीक है, हार्ट के अंदर सेल्स कौन से टाइप के होते हैं भैया? एक तो हम सबको पता है, हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो खुद, अगर मैंने इसकी नर्व वर्व सब काट दी, उसको बाहर उठा के फेंक दिया, दिल बाहर छीन के बाहर फेंक दिया, तब भी हार्ट बीट कर सकता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ हार्ट टू बीट विदाउट इवन नर्वस इनर्वेशन इज व्हाट यू कॉल एज ए से स्टार्ट होता है। अब अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, yes, absolutely correct, ठीक है। and this property is because of a very very important cells which are present in the heart is what you call as the pacemaker cells, ठीक है, pacemaker, ठीक है। the dominant pacemaker, dominant मतलब जिसकी सबसे ज्यादा चलती है, pacemaker बहुत सारे टाइप्स के हैं हार्ट के अंदर, ठीक है, but the dominant pacemaker is सबको पता है सिनोएट्रियल नोड होता है, ठीक है, but बाकी जितने pacemaker हैं such as atrioventricular node, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, but the dominant pacemaker is सिनोएट्रियल नोड, ठीक है। तो पहले टाइप के सेल्स तो हार्ट के अंदर हो गए भैया पेसमेकर सेल्स, ठीक है। सेकंड टाइप के जो सेल्स हैं, ये सबको पता है, दैट इज व्हाट यू कॉल एज द मायोकार्डियल सेल्स। बचे कुछ जितने सेल्स हैं सबके सब मायोकार्डियल सेल्स बोल देंगे, और क्या बोलूंगा मैं, ठीक है। सो मेरे पास दो ही तरीके के मेन सेल्स होते हैं, एक होगा मेरे पेसमेकर सेल्स, एक होगा मेरे मायोकार्डियल सेल्स, ठीक है। तीसरा कुछ बुक्स मेंशन करती हैं, तीसरी टाइप की सेल्स इज व्हाट यू कॉल एज द कंडक्टिंग सेल्स। कंडक्टिंग सेल्स एक्चुअली अलग से क्यों मेंशन किया जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, एक्चुअली मायोकार्डियल सेल्स इक्वल, दे आर एक्चुअली इक्वल टू द कंडक्टिंग सेल्स, बट एक स्पेशल प्रॉपर्टी जो कंडक्टिंग सेल्स में है, जो एक्चुअली सारे मायोकार्डियल सेल्स में है, कि all of these myocardial cells are connected together by a very 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 important protein, ठीक है, and that protein is what you call as gap junction। अगर ये गैप जंक्शन हार्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा तो हार्ट एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। द प्रॉपर्टी ऑफ हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर is because of this gap junction. This property is what you call as functional, आगे कोई बोलेगा इसको क्या कहते हैं, एस से स्टार्ट होता है, एस से स्टार्ट होता है, SYNNC, yes, absolutely correct.
इट इज फंक्शनल सिंक्साइशियम, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं बट ओके, ठीक है। सो दिस इज द मेन प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गैप जंक्शन। अगर गैप जंक्शन नहीं होंगे भैया, ये गैप जंक्शन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज गैप जंक्शन आयन एक्सचेंज, डायरेक्ट आयन करते हैं। अगर ये सेल डीपोलराइज हुआ बिकॉज ऑफ सोडियम, जल्दी से सोडियम डायरेक्टली यहाँ पे चला जाएगा। दिस इज हाउ एक साथ पूरा पूरा हार्ट डीपोलराइज हो जाएगा और एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। दिस प्रॉपर्टी इज व्हाट यू कॉल एज फंक्शनल सिंक्साइशियम एंड दैट इज व्हाई एंड दीस गैप जंक्शन मेक इट वेरी फास्ट, ठीक है। अदरवाइज हर सेल को इंडिविजुअली डीपोलराइज करना पड़ता है, वो बहुत टाइम लगता है, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए कंडक्टिंग सेल्स भी होते हैं, बट वन एज द सेम थिंग मान सकते हैं हम इन चीज को कि ऐसा कोई स्पेशल सेल नहीं होता कंडक्टिंग सेल के नाम से, सारे सेल्स कंडक्शन के केपेबल होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली मेरे पास दो ही टाइप के सेल्स हैं, द मायोकार्डियल सेल्स एंड द पेसमेकर। अब मैं पागल थोड़ा ना, ये कोई फिजियो की क्लास तो चल नहीं रही है कि मैं स्पेसिफिकली सेल्स बता रहा हूँ। मेरा मेन मकसद है, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार मार्क कर लो इस पॉइंट को, क्योंकि ये अगर तुम्हें ये चीज समझ में आई तभी तुम आके ईसीजी का फंडा समझ पाओगे कि पेसमेकर सेल्स जो है वो तो हार्ट रेट को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, कि यहां से स्टार्ट हो रहा है, बट मायोकार्डियल सेल्स आर दी कंडक्टिंग सेल्स, राइट। एंड प्लीज रिमेंबर, अगर कोई भी क्या कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, अगर कोई भी एक्शन पोटेंशियल जो है वो पेसमेकर सेल से स्टार्ट होता है, पेसमेकर सेल्स, सो वो हमेशा फास्ट होगा, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। वेयर एज अगर तुम बात करो कोई भी एक्शन पोटेंशियल अगर मायोकार्डियल सेल से स्टार्ट होता है, मायोकार्डियल सेल से, तो वो हमेशा स्लो होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको 5 स्टार मार्क करो। क्यों? क्योंकि मायोकार्डियल सेल्स कैन नॉट कंडक्ट एज फास्ट एज दी पेसमेकर सेल्स, ठीक है। तो अगर पेसमेकर इनिशिएट करता है कभी भी कोई भी एक्शन पोटेंशियल, हमेशा वो बहुत तेज स्पीड में करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मायोकार्डियल सेल्स इनिशिएट करते हैं तो हमेशा वो स्लो होगा, एवरी टाइम इट इज स्लो स्लो स्लो, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्योंकि मायोकार्डियल सेल्स अलग से डीपोलराइज करते हैं और पेसमेकर्स का अलग से डीपोलराइजेशन होता है, ठीक है। अगर तुमने कार्डियक एक्शन पोटेंशियल पढ़ा है वो, विच इज नॉट रेलेवेंट हियर, बट ओके, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है कि पेसमेकर सेल्स जो है फास्ट कंडक्ट करते हैं, वेयर एज मायोकार्डियल सेल्स स्लो कंडक्ट करते हैं। अभी ये बहुत बेकार लग रहा है, लेकिन आगे इस पे पूरी ईसीजी बेस्ड है मेनली, ठीक है। चलो, दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज जितने भी हम ब्लॉक्स पढ़ेंगे वो इसी के अंदर आएगा। सो कंडक्टिंग सिस्टम कहां से स्टार्ट करूं? मैं सिनोएट्रियल नोड से करता हूं। ये क्यूट सा भगवान ऑफ द हार्ट इज द सिनोएट्रियल नोड। अच्छा बेट, अब देखो, जब तुम सिनोएट्रियल नोड की बात करते हो तो सिनोएट्रियल नोड जो है, अगर ये किस चेंबर ऑफ द हार्ट में प्रेजेंट होता है? सिनोएट्रियल नोड इज प्रेजेंट इन विच चेंबर ऑफ द हार्ट? राइट एट्रियम। शाबाश। अब सिनोएट्रियल नोड को राइट एट्रियम में प्रेजेंट है, इसको लेफ्ट एट्रियम से भी कम्युनिकेट करना है। हाउ विल इट कम्युनिकेट? कोई फाइबर होते हैं जो उसको कम्युनिकेट करने में मदद करेंगे लेफ्ट एट्रियम से, क्योंकि भाई इसको हर जगह से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एवी नोड को देनी है। सो कोई बंडल बताओ जो एक्चुअली इसको कम्युनिकेट करने में मदद करता है विद द लेफ्ट एट्रियम। ये खुद तो राइट एट्रियम में प्रेजेंट है, इसको लेफ्ट एट्रियम से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। बी से स्टार्ट होता है बंडल। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, आंसर इज बैकमैन्स बंडल, ठीक है। द बंडल का नाम इज बैकमैन्स बंडल। बैकमैन अंकल जो है, बैकमैन अंकल क्या करते हैं? लेफ्ट एट्रियम से कम्युनिकेट करने में मदद करते हैं। बट ये सारा पोटेंशियल इवन फ्रॉम द राइट, इवन फ्रॉम द लेफ्ट, गोज टुगेदर एंड रीचेस अ वेरी इंपॉर्टेंट नोड, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट यू कॉल एज एवी नोड, ठीक है। फिर एवी नोड से क्या होगा? यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चाचा आते हैं, द चाचा इज व्हाट यू कॉल एज बंडल ऑफ हिज, ठीक है। हिज अंकल ने ढूंढा था, पता नहीं कैसे नाम है अमेरिकन से, क्या कौन नाम हिज रखता है, बट ठीक है। हिज अंकल ने ढूंढा था, इसको बंडल ऑफ हिज बोलते हैं। फिर बंडल ऑफ हिज दो हिस्से में डिवाइड करता है, एक भैया लेफ्ट वेंट्रिकल, एक भैया राइट वेंट्रिकल के लिए, ठीक है। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए उसको बोलते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच, ठीक है। ये जो राइट वेंट्रिकल के लिए उसको बोलते हैं राइट बंडल ब्रांच, वेरी सिंपल। एंड फिर इस बंडल ब्रांचेस से छोटी 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 तीलियां निकलती हैं, एंड ये छोटी छोटी तीलियां इज व्हाट यू कॉल एज, क्या बोलते हैं इन छोटी छोटी तीलियों को? पी से स्टार्ट होता है, पुरकिंजी फाइबर्स। यस, ठीक है। तो पुरकिंजी फाइबर्स आर दी फास्टेस्ट कंडक्टिंग फाइबर्स, सबसे तेज 4 मीटर पर सेकंड से कंडक्ट करती हैं, सबसे तेज पूरे हार्ट में सबसे तेज जो कंडक्ट करती है पुरकिंजी फाइबर्स होती हैं, ठीक है। सेम, अब एक छोटा सा एडिशन में और कराऊंगा। लेफ्ट बंडल ब्रांचेस जो होती है वो फर्दर डिवाइड करती है इनटू 3 फैसिकल्स, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट फैसिकल इज व्हाट यू कॉल एज द सेप्टल फैसिकल, जो यहां से बाहर निकलता है। दिस इज व्हाट यू कॉल एज द सेप्टल फैसिकल, जो पीछे की तरफ जाता है। फिर देयर इज व्हाट यू कॉल एज द लेफ्ट एंटीरियर फैसिकल, ठीक है, एंड देयर इज व्हाट यू कॉल एज लेफ्ट पोस्टीरियर फैसिकल। ये राइट बंडल ब्रांच क्यों नहीं करती? बिकॉज राइट वेंट्रिकल इज अ वेरी पतला, छोटा पतला सा वेंट्रिकल, उसको इतने में डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट लेफ्ट वेंट्रिकल 3 टाइम्स ज्यादा साइज होता है राइट वेंट्रिकल का,
ठीक है, इसलिए उसको डिवाइड करना पड़ता है। दिस इज व्हाट यू कॉल एज द लेफ्ट एंटीरियर fascicle, लेफ्ट एंटीरियर fascicle, ठीक है। दिस इज व्हाट यू कॉल एज द लेफ्ट पोस्टीरियर fascicle, लेफ्ट पोस्टीरियर fascicle, जो पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल पे जाता है और ये दोनों आपस में जाके अनास्टोमोस करते हैं, वो तो ठीक है। एंड दिस इज व्हाट यू कॉल एज द सेप्टल fascicle। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो लेफ्ट बंडल ब्रांच तीन हिस्सों में जाता है, लेफ्ट एंटीरियर, लेफ्ट पोस्टीरियर एंड सेप्टल fascicle, वेयर एज राइट बंडल ब्रांच डज नॉट डिवाइड एट ऑल, ठीक है, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। दिस इज द बेसिक फंडा, दिस इज द बेसिक ड्रामा, ठीक है, ऑफ द कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट। एंड आखिरी पॉइंट जो बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है इज व्हाट यू कॉल एज द रिदम ऑफ द हार्ट, ठीक है। देखो भैया एक फंडा बताना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रिदम। मैं इसमें वापस आऊंगा जब मैं सेम कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा अरिथमिया के अंदर, बट स्टिल मैं अभी बता रहा हूँ रिदम का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। रेट का मतलब हार्ट 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको बोलते हैं हार्ट रेट। द नॉर्मल हार्ट रेट इज कितना होता है, रेंज बताओ, रेंज बताओ, 60 नॉर्मल to हार्ट रेट। 100 beats per minute. एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, 60 to 100 beats per minute इज द नॉर्मल हार्ट रेट, बट द एवरेज हार्ट रेट, ठीक है, ये तो एनसीईआरटी में भी लिखा है, तुम्हारे बुक्स में भी लिखा है, द एवरेज हार्ट रेट, एक वैल्यू, वन वैल्यू कितनी होती है, 72. शाबाश, ठीक है, द एवरेज वैल्यू इज 72 बीट्स पर मिनट। ऐसा क्यों होता है, ये एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, वेरी सिंपल भैया। सिनोएट्रियल नोड जो है वो इट इज द डोमिनेंट पेसमेकर ऑफ द हार्ट, इट वांट्स टू फायर एट 100 बीट्स पर मिनट। वो कहता है भैया मैं तो चाहता हूँ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करे 100 बीट्स पर मिनट। बॉडी कहती है भैया इतनी जल्दी अगर हमने हार्ट को इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करा दिया, रिक्वायर्ड ही नहीं है भैया इतनी, 100 बीट्स 1 मिनट के अंदर तो बहुत ज्यादा ब्लड दे देगी जो रिक्वायर्ड नहीं है, हम बेफालतू में अपना ब्लड वेस्ट नहीं करेंगे। सो हम चाहते हैं हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करे एट अ रेट ऑफ, ठीक है, 72 बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो हमने किस भगवान को बुलाया जो सिनोएट्रियल नोड को ओवरराइड कर देगा और हार्ट रेट को कम कर देगा। हार्ट रेट को कम करने के लिए हम किस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम? Parasympathetic. एब्सोल्युटली, तभी हमने बोला वेगल भैया आ जाओ, वेगस अंकल आई, वेगस अंकल ने बोला चल भाई हार्ट थोड़ा कम कॉन्ट्रैक्ट कर, ठीक है, ताकि हार्ट रेट जो सिनोएट्रियल नोड बोल रहा था 100 नहीं 72 बीट्स पे करे। एंड दिस इज व्हाट यू कॉल एज द रेस्टिंग वेगल टोन। अगर तुमने कॉन्सेप्ट सुना है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्टिंग वेगल टोन, बट देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्टिंग सिंपैथेटिक टोन। नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं होता। हम रेस्ट वेगस को क्यों बुलाते हैं, बिकॉज सिनोएट्रियल नोड चाहता है बहुत तेज कॉन्ट्रैक्ट करे, हार्ट हम चाहते हैं नहीं थोड़ा सा कम कॉन्ट्रैक्ट करे, दैट इज द वेगल अंकल को बुलाया जाता है कि रेस्ट पे भी वेगल्स एक्टिव होती है एंड हार्ट को 72 बीट्स पर मिनट एवरेज कॉन्ट्रैक्ट करवाना चाहती है। एंड यही टोन किस में हाई होती है, किन एक ऑक्यूपेशन है जिसमें रेस्टिंग वेगल टोन इज हाई? एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, एथलीट्स में, ये तुमने पढ़ा, एथलीट्स में रेस्टिंग वेगल टोन हाई होती है तभी उनका हार्ट रेट इनहेरेंटली थोड़ा कम होता है, 60-50 तो नॉर्मल माना जाता है उसके अंदर भी, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, हर बंदे को पूछो व्हाट इज रिदम, हाँ रिदम रिदम, ठीक है, हर बंदा रिदम क्या, रिदम का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं है। रिदम का मतलब है कि जो द ओरिजिन ऑफ एक्शन पोटेंशियल कहां से हो रहा है, ओरिजिन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज व्हाट इज डिफाइंड एज रिदम, रिदम, ठीक है। मोस्ट कॉमन रिदम, द मोस्ट कहां होता है भैया, मोस्ट कॉमन ओरिजिन ऑफ एक्शन पोटेंशियल कहां होता है, मोस्ट कॉमन एक्शन पोटेंशियल का ओरिजिन? हेलो, SL node. बस तो मोस्ट कॉमन रिदम इज एक्चुअली व्हाट इज सिनोएट्रियल नोडल रिदम, एसएएन रिदम होती है। अब अगर सपोज किसी जो हम कंडीशंस पढ़ेंगे उसमें अगर सिनोएट्रियल नोड से रिदम ओरिजिनेट नहीं होती है तो हम बोलेंगे द पेशेंट हैज अबनॉर्मल रिदम, आल्सो नोन बाय द नेम ए रिदम, एरिथमिया। तो एक कॉन्सेप्ट ऑफ एरिथमिया हम वहां पे पढ़ेंगे सेम चीज, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज रिदम। अब मैं तुम्हारे को तीन चीजें बताना चाहता हूँ, तीन चीजें रिदम से रिलेटेड। व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलरली रेगुलर, व्हाट डू यू मीन बाय इररेगुलरली रेगुलर, एंड व्हाट डू यू मीन बाय इररेगुलरली इररेगुलर? ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, कुछ नहीं है, इजी बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है। अगर तुम्हें पता है तुम्हारे पास ये वेव है, सपोज मैं ये वेव बना रहा हूँ, चल मैं रैंडमली कोई भी वेव बना दी, मैं बोल रहा हूँ ये मेरी एक्स वेव है, ये मेरी वाई वेव है, मैं बोल रहा हूँ हमेशा ऐसे ही होता है, एक्स वेव वाई वेव, एक्स वेव वाई वेव, एक्स वेव वाई वेव, हमेशा ऐसे ही आ रही है। दैट मीन्स फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक्स के बाद वाई आ रहा है, ये मेरा पहला पॉइंट, ठीक है। और ये जो एक्स और वाई का डिफरेंस है, सेकंड एक्स और वाई का डिस्टेंस है, ये हर 10-10 मिली सेकेंड्स में आ रही है, ये भी 10-10 मिली सेकेंड है, ठीक है। ये इतना कॉन्सेप्ट क्लियर? तो दो चीजें हैं, एक्स के बाद वाई आ रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या है 10-10 मिली सेकेंड्स के गैप में आ रहा है। अगर ये दोनों चीजें हो रही हैं, दैट मीन्स पहला कॉन्सेप्ट नॉर्मल वेव्स, नॉर्मल वेव्स का मतलब कौन सी वेव है मेरे पास, एक्स और वाई है, आर कमिंग एट नॉर्मल इंटरवल, नॉर्मल इंटरवल क्या है 10 मिली सेकेंड, ठीक है। दिस इज व्हाट यू कॉल एज द रिदम इज व्हाट यू कॉल एज रेगुलरली रेगुलर, कि भैया नॉर्मल वेव विच इन दिस केस एक्स एंड वाई आर कमिंग एट अ नॉर्मल इंटरवल विच इज 10 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड क्या है, इसको बोलते हैं रेगुलरली रेगुलर रिदम है भैया, ठीक है।
सेकंड कॉन्सेप्ट है इरेगुलरली रेगुलर रिदम। इसका मतलब क्या है, मेरा पहले वाली चीज अब नॉर्मल हो जाएगी। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? फर्स्ट थिंग इज नॉर्मल, मतलब दैट मीन द पेशेंट हैज एन abnormal wave, but that abnormal waves are coming at a normal interval। एग्जांपल बताओ, देखो बहुत सिंपल है। सपोज मैंने बोला मेरी जो x है, अब x की जगह ऐसी वेव आ गई, बट इसके बाद y आ रही है, ठीक है। दिस इज माय सपोर्ट z वेव। ये कुछ रैंडम वेव है, ये x नहीं है। x तो कितनी क्यूट सी थी ऐसे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये मेरी z वेव आ गई, x को रिप्लेस करके z आ गई, ठीक है। एंड उसके बाद ये हो गई मेरी y वेव। अब मेरा जो ड्रामा है, अब फिर से z, फिर से y, z y, z एंड y। दिस इज इज दिस z एंड y नॉर्मल और अबनॉर्मल? क्या ये नॉर्मल वेव है कि ये अबनॉर्मल वेव है? Abnormal. अब नॉर्मल है ना भाई, जेड तो था ही नहीं हमारे फंडे में, तो दिस इज एन अननॉर्मल वेव। बट मैं बोल रहा हूँ जेड और वाई जो आ रहे हैं वो अभी भी 10 मिली सेकेंड्स पे ही आ रहे हैं। तो ये जो टाइम है वो तो नॉर्मल हो गया। इंटरवल नॉर्मल है कि अब नॉर्मल? Normal. 10 नॉर्मल, ठीक है। तो अब नॉर्मल वेव कमिंग एट अ नॉर्मल इंटरवल इज व्हाट यू कॉल एज इरेगुलरली रेगुलर रिदम। एंड फाइनली देयर इज इरेगुलरली रेगुलर, बच्चा भी बता देगा, दोनों ही अब नॉर्मल हो गए। दैट मींस देयर इज एन abnormal wave which is coming at an abnormal interval। एग्जांपल वेरी सिंपल, यही z एंड y, ठीक है। पहले z आ रहा है, y आ रहा है, उसके बाद 50 सेकंड बाद z और y आया, फिर उसके बाद 1 सेकंड के अंदर ही z और y आ गया। इसके बीच में 100 मिली सेकंड का गैप है, इसके बीच में 10 मिली सेकंड का गैप है, ठीक है। abnormal wave coming at abnormal interval is defined as irregularly irregular rhythm, ठीक है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट जो बचपन से लोगों को परेशान करते हैं, व्हाट इज रेगुलरली रेगुलर, इरेगुलरली रेगुलर, इरेगुलरली इरेगुलर रिदम। तो ये रिदम का कॉन्सेप्ट क्लियर? यहां तक किसी को कुछ भी डाउट तो बताओ। हेलो हेलो चलो, अब आते हैं हार्ट को देखना चाहते हैं, ठीक है। हमने बेसिक्स ऑफ हार्ट पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया ईसीजी कैसे रिकॉर्ड होता है, ईसीजी की वेव्स कैसे थोड़ी थोड़ी रिकॉर्ड बनती हैं। अब हम एक्चुअली हार्ट को देखना चाहते हैं। दिस इज माय सुंदर सा हार्ट, ठीक है। अब मेरे को हार्ट को देखना है। अब मैं जब हार्ट को देखना चाहता हूँ तो प्रॉब्लम है, व्हेन आई वांट टू लुक एट द हार्ट, सो हार्ट को देखने के लिए सब लोग आ गए, ठीक है। कहते, एक बंदा कहता है भाई मैं हार्ट दिल को बाहर निकाल के देख लो, तो वो कहता है भैया ऐसे तो नहीं कर सकते, जिंदा आदमी को कैसे मैं मार के बाहर निकाल लूं, ठीक है, ऑपरेशन तो ना कर सकते हैं। तो अब सब दिमाग लगाने लग गए, ये 18 सेंचुरी 17 सेंचुरीज की बात है, ठीक है। सब दिमाग लगा रहे हैं हार्ट को कैसे देखे कैसे देखे कैसे देखे, पता नहीं क्या है, क्यों लोग हार्ट को देखना चाह रहे थे उस टाइम पे, किसी को कोई आइडिया नहीं है, बट स्टिल एवरीवन वांटेड टू सी हार्ट। सो सब लोग एक्सपेरिमेंट करना शुरू होगा कि हम देखेंगे हम देखेंगे हम देखेंगे। सो एक दिमाग वाला बंदा बैठा कि यार ये सारी जो चीज हो रही है, वो ये जो हार्ट है, अगर मैं उसको एक बहुत अच्छा सा मैग्नेट मानूं, ठीक है, या फिर उसको भी एक इलेक्ट्रिकल चार्ज का पीस मानूं, ठीक है, तो अगर मेरे पास अंदर दिल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, तो मैं अगर बाहर भी इलेक्ट्रिसिटी ले आऊं और दोनों इलेक्ट्रिसिटी को जोड़ दूं, तो मैं तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकता हूँ। मेरा हार्ट एक सेट ऑफ पोटेंशियल, मैं बाहर से जो जोड़ूंगा वो दूसरा सेट ऑफ पोटेंशियल, और मैं इसके बीच में इलेक्ट्रिसिटी को रिकॉर्ड कर लूंगा। सो ऐसा कॉन्सेप्ट एक बहुत अच्छे अंकल लेके आए थे। उन अंकल का नाम ई से स्टार्ट होता है। किसी अंकल का नाम पता है आपको? ई से स्टार्ट होता है, ई से अंकल का नाम स्टार्ट होता है। हाँ, Eindhoven. यस, बहुत बढ़िया। इंथोवन अंकल आए थे, इंथोवन जो भी अंकल है वो आए, उन्होंने भैया ये पूरा कॉन्सेप्ट दिया। सो पहले मैं एक ब्रॉड हेडिंग में बताना चाहता हूँ भाई, हम लोग हार्ट को, ये लोग सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे एक व्यू से देखने के लिए, कह रहा नहीं यार भैया ये एस्थेटिक फोटो नहीं आ रही, हार्ट की अच्छी एस्थेटिक फोटो चाहिए। तो इस एस्थेटिक फोटो को लाने के लिए उन्होंने क्या किया, हमने 12 व्यूज, होते हैं ना 50 जगह से एक फोटो खिंचवाते, सेम हार्ट, एक ही लौंडा आईफिल टावर के सामने खड़ा है, उसकी 12 व्यूज से उसकी फोटो, फिर वो बेस्ट फोटो इंस्टाग्राम पे डालेगा सेम, ठीक है। तो उसने बोला 12 तरीके से हम हार्ट को देखना चाहते हैं, ठीक है, और हर तरीका वेरी यूनिक है, ठीक है, और वो बहुत मदद करता है हमारे डे टू डे प्रैक्टिस। ईसीजी का कॉन्सेप्ट इतना अमेजिंग है, अगर ईसीजी अब नहीं होता हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते, इतने लोगों की जान चली जाती, ठीक है। तो 12 डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम हार्ट हम लोग देखने वाले, जो आईफिल टावर के सामने खड़ा है। 12 व्यूज में 6 लिम लीड्स होती हैं जिससे हम हार्ट को देख सकते हैं, 6 लिम लीड्स होती हैं, और 6 जो होती है प्रीकॉर्डियल लीड्स होती हैं। अब ये तो ना लंबा वर्ड भैया, इंग्लिश तो सबकी कमजोर है। तो व्हाट इज प्रीकॉर्डियम? कुछ नहीं है, प्री मतलब पहले, ठीक है, प्री मतलब पहले, एंड कॉर्डियम, कॉर्डियम का मतलब होता है चेस्ट, या फिर हार्ट से रिलेटेड बोल सकते हो। सो अगर मैं बोलूं ये हार्ट है, हार्ट अब ऐसे तो पड़ा नहीं खाली हार्ट पड़ा है, सबको सबका हार्ट दिख रहा है, ऐसा तो नहीं है। हार्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा सा भालू सी चीज है, उसको बोलते हैं चेस्ट, ठीक है। सो द एरिया ऑफ, ध्यान रखना, द एरिया ऑफ चेस्ट which is the heart, which overlies the heart is what you define as precordium,
ठीक है, दिस इज व्हाट यू कॉल एज द प्रीकॉर्डियम। ठीक है, सो जब बोलते हैं ना प्रीकॉर्डियल चेस्ट पेन हो रहा है, ऐसे डिफाइन करते हैं प्रीकॉर्डियल चेस्ट पेन, तो प्रीकॉर्डियल चेस्ट पेन का मतलब है द एरिया ऑफ द हार्ट, चेस्ट का वो एरिया जो एक्चुअली हार्ट को ओवरलाई कर रहा है, वो दर्द कर रहा है। ठीक है, दिस इज व्हाट यू कॉल एज प्रीकॉर्डियम। सो जो लीड्स बनाई गई उसी के नाम पे, उसको बोलते हैं प्रीकॉर्डियल लीड्स। ऐसे लीड्स जो बिल्कुल हमने चेस्ट पे चिपका दी चेस्ट का वो एरिया जो हार्ट को ओवरलाई कर रहा है, वेरी सिंपल। ठीक है, तो 6 प्रीकॉर्डियल लीड्स हैं और 6 लिम्ब लीड्स है। लिम्ब का मतलब मैंने लीड्स को लिम्ब पे चिपका दिया। ठीक है, तो जब वो 6 लिम्ब लीड्स पहले पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये जो 6 लिम्ब लीड्स हैं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट 3-3 में डिवाइड करते हैं इसको। मैं पहले 3 से समझाऊंगा, फिर 3 दूसरी पे आएंगी। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है वो दिया था हमारे महान गुरु, दैट इज एंथोवन अंकल। ठीक है, एंथोवन अंकल आए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ऑफ ईसीजी इन्होंने दिया था कि कैसे हम ईसीजी को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो मैंने अभी तुम्हें समझाया। तो एंथोवन की जो लीड्स हैं वो 3 लीड्स हैं। इन 3 लीड्स को बोलते हैं भाई, क्योंकि एंथोवन वाज द वन जिसने पूरा ये कॉन्सेप्ट डिफाइन किया था, दैट इज व्हाई दीस लीड्स आर व्हाट यू कॉल एज स्टैंडर्ड। ये ईसीजी का स्टैंडर्ड तो भैया इसने सेट किया और किसी ने नहीं किया, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड लीड्स। ठीक है, ऑल्सो नोन बाय द नेम एंथोवन लीड्स। इक्को ही गल है, एक ही बात है, स्टैंडर्ड लीड्स एंड एंथोवन लीड्स आर वन एज द सेम थिंग, बिकॉज एंथोवन अंकल ने ही दी थी। अब एंथोवन थोड़ा साइकोपैथिक आदमी था एक्चुअली। जितने जो भी ईसीजी वाले अंकल हैं, सबके सब थोड़े पगलेट से थे। क्यों पगलेट से थे? उनको लगता है ह्यूमन एनाटॉमी और मैथ्स आती नहीं थी। मैं बताता हूँ क्यों। पहला कौन, क्यों उनको भैया ह्यूमन एनाटॉमी नहीं आती थी? भैया अंशिता जरा बताना बेटा, आपके कितने पैर और कितने हाथ हैं? 2 पैर और 2 हाथ है ना भैया? ठीक है भैया, 2 पैर हैं 2 हाथ हैं। ठीक है, अंशिता ऐसी दिखती है। ठीक है भैया, रिया भैया तेरे कितने पैर और कितने हाथ हैं? सेम हो गया, क्या बात है, आलसी कहीं की, ये भी नहीं बोल सकती 2 पैर 2 हाथ। ठीक है भैया, सो 2 पैर 2 हाथ है भैया। लेकिन मेरे को नहीं पता इन्फोमन ने क्या फूक रखा था उस टाइम पे। उसने बोला नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ मेरे पास 2 हाथ तो है लेकिन एक ही पैर है। तो एंथोवन ने पता नहीं कौन सा ह्यूमन इमेजिन करके अपना ईसीजी का कॉन्सेप्ट दिया। उसने बोला मेरा मेरा जो इंसान है या फिर मैं जो हूँ, मेरे पास 2 हाथ हैं और एक ही पैर है। तो उसने अपने पूरी ईसीजी, और फिर जैसे एंथोवन ने बनाया, बाकी सब जितने भी आगे जिन लोगों ने ईसीजी पे काम किया, सबने यही बोल दिया, हाँ यार ये सही कह रहा है भाई, मेरे को भी ऐसे लग रहा है, हम लोग गलत वर्ल्ड में रह रहे हैं। ये वही कॉन्सेप्ट है, ये अर्थ फ्लैट है कि अर्थ ओवल है या फिर राउंड है, जो भी बुलशिट वो जो चलता है, सेम चीज यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इनका जो भूत है, वो पहला भूत, इनकी एनाटॉमी थोड़ी कमजोर थी, तो उन्होंने बोला भैया हमारे 2 पैर है, सॉरी ये 2 हाथ है और एक पैर वाला स्केयरक्रो वाला अंकल है। ठीक है, तो एंथोवन अंकल ने बोला ये पहली चीज। और दूसरी चीज, उनकी मैथ्स तो उससे भी ज्यादा कमजोर थी। भैया आप मेरे को बताओ, अगर मैं सपोज ये मैं एक बनाऊं कोऑर्डिनेट, ये तो पढ़ा ही होगा हम सबने 8th 9th 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इतना सिंपल चैप्टर है ना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो अब बताओ एक्स एक्सिस, ये एक्सिस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बेटा? ये जो मैंने ये बनाई, ये एक्सिस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? हेलो, Positive. ठीक है, ये एक्सिस पॉजिटिव, शाबाश। ठीक है, ये जो एक्सिस है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये जो इसके पीछे जा रही है, शाबाश। ठीक है, ये जो एक्सिस है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये जो इसके नीचे जा रही है, ये नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक्सिस Positive. पॉजिटिव होती है। ठीक है, एंड ये एक्सिस जो है वो क्या है? नेगेटिव। एक्चुअली क्या होना चाहिए था? ये एक्सिस क्या होनी चाहिए थी? नेगेटिव। क्या होनी चाहिए थी? पॉजिटिव। लेकिन ये जो स्टूपिड इन्फोवन अंकल है, उन्होंने बोला ऐसे कैसे? नहीं, ये एक्सिस मैं मानूंगा नेगेटिव, ठीक है, एंड ये एक्सिस मैं मानूंगा पॉजिटिव। ये एंथोवन अंकल का कॉन्सेप्ट है। ये इन्होंने मैथ थोड़ी गलती कर दी, गधे हैं 1 नंबर के, तो इन्होंने ये चीज उल्टी कर दी। ठीक है, तो पहला गलती तो ये की। फिर उन्होंने बोला चल भैया एक गलती तो मैं तुम्हारी मान लेता हूँ। तो दूसरी गलती उन्होंने, जब अब लीड की नेमिंग शुरू की, ठीक है, उन्होंने बोला भैया ये कितना डिग्री? उन्होंने बोला ये 0 डिग्री। चलो हम खुश हो गए। ठीक है, अब मैं यहाँ से पूरा एंगल बनाऊं, ये कितना डिग्री भैया? ये कितना डिग्री होगा? ये होगा, उन्होंने बोला 180 डिग्री। चलो भैया ये भी खुश हो गया। उन्होंने बोला ये कितना डिग्री होगा? ये कितना मानोगे बेटा? ये डिग्री, ये कितनी डिग्री है? ये कितनी डिग्री है? 90। ठीक है, 90। एंड ये कितनी डिग्री हो गई? सेम चीज, ये कितनी डिग्री हो गई? हाँ एब्सोल्युटली करेक्ट, बस साइन दोनों का अलग है। सो ये -90 है, ठीक है, ये +90 है, ये 0 डिग्री है एंड ये 180 डिग्री है। ये रटना है आपको। दिस इज रटना क्या है इसमें, तो लॉजिकल है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडा जो इसने दिया था एंथोवन अंकल ने। तो 2 दिए थे, एक मैथ्स में कमजोर थे, एक एनाटॉमी में कमजोर थे। स्केयरक्रो वाला इंसान दिया और दूसरी थोड़ी मैथ्स में उन्होंने गलती कर दी। उन्होंने बोला ये मेरा फंडा है, ये मैं तुम ऐसे मानो। ठीक है, तुम्हें जो भी करना है तुम्हें ऐसे मानना है, ये हमने बोल दिया। ठीक है भैया, हमने बोला अब क्या ही कर सकते हैं, एंथोवन थोड़े गुरु जी हैं। तो उन्होंने जो स्टैंडर्ड लीड्स थी वो 3 लीड्स थी भैया। ठीक है, 3 लीड्स। ठीक है, उन्होंने बोला तो हम रोमन न्यूमरल से मानेंगे लीड 1, लीड 2 एंड लीड 3। ठीक है,
का दो साइड है, ठीक है, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, ह्यूमंस की तरह सबके दो साइड पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये सेम इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। सो उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला भैया कोई बात नहीं, हम लोग जो इंसान बनाएंगे पहला यहाँ लिखो पॉजिटिव यहाँ लिखो नेगेटिव, ठीक है, फिर दोनों पॉजिटिव पेयर पे आ गए, ठीक है, दोनों पॉजिटिव पेयर पे आ गए, एंड फाइनली बस इसके ऑपोजिट नेगेटिव होगा तो इसका नेगेटिव यहाँ इसका नेगेटिव यहाँ। सो द फर्स्ट लीड, ये आपकी फर्स्ट लीड, लीड वन, दिस इज व्हाट यू कॉल एज द लीड वन, ठीक है, दिस इज द लीड वन, ठीक है। व्हाट इज लीड टू, बेटा लीड टू क्या है, दिस इज द लीड टू, एंड व्हाट इज लीड थ्री, दिस इज द लीड थ्री, ठीक है, दिस इज द लीड। तो ये लीड इंटरचेंज मत कर देना, ऊपर वाली लीड वन है, ये वाली लीड टू है, ये वाली लीड थ्री है, तीन लीड्स हैं भैया, तीन लीड्स, ठीक है, लीड वन लीड टू एंड लीड थ्री। अब ये क्या, ये कौन सा शेप फॉर्म हुआ है, ये कौन सा शेप फॉर्म हुआ है यहाँ पे, ये येलो से जो बनाया शेप कौन सा फॉर्म हुआ है ना। तो इसने एंथोवन अंकल ने बोला, बहुत खुश हो गए, क्या बोला, क्या बात है भाई, मैंने बनाया है एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइंगल, हम इसको बोलेंगे एंथोवन्स ट्राइंगल विच इज फॉर्म बाय द थ्री स्टैंडर्ड लीड्स। और इसमें एक लॉ भी दिया इसी की बेसिस पे, क्या बोलते हैं उस लॉ को, उसको बोलते हैं एंथोवन्स लॉ, ठीक है। क्या होता है एंथोवन्स लॉ, कुछ नहीं, उसने बोला भैया लीड वन के अंदर जितनी भी वैल्यू आएगी प्लस लीड थ्री के अंदर जितनी भी वैल्यू आएगी शुड बी इक्वल टू द लीड टू की वैल्यू। तो इनकी मैथ्स थोड़ी बहुत ही कमजोर थी, उन्होंने बोला 1 + 2 = 2, सॉरी 1 + 3 = 2 बोला इन्होंने, बहुत अच्छी मैथ्स, मजे आ गए इनकी मैथ्स को देख के मेरे को, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, 1 + 3 = 2, न्यू मैथ्स बना दी इन लोगों ने, इनका नया गेम है, ठीक है। बट दिस इज व्हाट यू कॉल एज द वेरी फेमस लॉ विच इज आल्सो नोन बाय द नेम एंथोवन्स लॉ, ठीक है। इतना इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये पहला कॉन्सेप्ट, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे बढ़ूं, इसमें कोई दिक्कत शिकायत, हेलो, तो ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कोई बोल ही नहीं रहा, ओके, अच्छा ठीक है। सो बेसिकली सेकंड फंडा, ठीक है, तो सेकंड फंडा क्या है, अच्छा उन्होंने अब क्या की, ये जो लीड को, हाँ क्या वो, सर आपकी आवाज मेरी आवाज कट रही है, ये पहले तो बोला ही नहीं भाई, सबको कट रही है क्या, मेरा मेरा नहीं देख रहा के होगा। हाँ हाँ सर, हाँ। सो मैं क्या कह रहा था, मेरा जो मेन ड्रामा है वो ड्रामा क्या है, मेरा मेन ड्रामा जो चल रहा है वो ये है कि अब हमने ये जो लीड बनाई है, ठीक है, ये लीड बनाई है, मैं इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे प्लॉट करना चाहता हूँ, ये सेम कॉन्सेप्ट ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लॉट करूंगा। सो मैं लीड वन कहाँ बनाऊं, ठीक है, मेरी लीड वन बनी ये, एक मिनट, मेरी लीड वन बनी ये, दिस माई लीड वन, ठीक है, ठीक है। सो हमेशा जो डिग्री होगी वो पॉजिटिव वाली डिग्री होगी, दिस माई एरो, ठीक है, ये मेरी लीड वन का एरो है, क्योंकि पॉजिटिव इस तरफ है ना, पॉजिटिव इसका इस तरफ है, इसलिए मेरा लीड का एरो यहाँ पे बन गया। अब लीड टू को पकड़ा मैंने, दिस इज माई लीड टू, ठीक है, ये लीड टू को मैंने बिल्कुल यहाँ पे प्लेस करना है, यहाँ पे प्लेस करना है, तो मैं कैसे करूंगा, दिस इज व्हाट इज द लीड टू, अगर तुम देखोगे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता मैं, ठीक है, ये मेरा पॉजिटिव साइड है, ये मेरा नेगेटिव साइड है, ठीक है, तो मेरे ऐसे जाएगी, सेम सेम अगर मैं फंडा लगाऊं लीड थ्री के लिए, ये मेरी लीड थ्री है, इसको मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा, फिर सेम चीज। सो अगर तुम लीड थ्री को देखोगे, लीड थ्री ऐसे प्लेस होगी, है ना भाई, लीड थ्री ऐसे प्लेस होगी, बिकॉज इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, पॉजिटिव ये नीचे की तरफ, ये रहा इसका पॉजिटिव, ठीक है। तो ये मेरी तीन लीड बनी, ठीक है। तो मेरे को बताओ लीड वन की डिग्री कितनी है, डिग्री हमेशा जहां पे पॉजिटिव होता है उतना जाएगा, कितनी डिग्री पे है लीड वन भाई, एब्सोल्युटली वन, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, लीड वन जो है वो 0 डिग्री पे, वेल डन। अब बताओ लीड टू कितने डिग्री पे है, लीड टू कितने डिग्री पे है, कितना लग रहा है अप्रोक्सीमेटली देखने में, शाबाश, ठीक है, दिस इज 60 डिग्री पे है। अब लीड थ्री कितनी डिग्री पे है, लीड थ्री कितनी डिग्री पे है, 90 और 180 के बीच में कोई नंबर, हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो लीड 120 डिग्री पे। अब चार्जेस, 0 का तो 0 चार्ज, 2 का तो +60, लीड 3 का भी +120, इट इज नॉट -120, इट इज +120, ठीक है, ध्यान रखना, इट इज नॉट -120। सो तीन लीड्स 0, 60, 120 पे जा रही है, वेरी सिंपल, वेरी इजी फंडा, काम खत्म, ठीक है। ये था एंथोवन अंकल का ट्राइंगल, ठीक है, एंथोवन बहुत खुश हुआ, मैंने 3 तरीके से हार्ट को देख लिया, ठीक है, 3 तरीके से, वेयर हार्ट कहाँ है, हार्ट इन द मिडिल है, ठीक है, दिस इज द हार्ट, हार्ट बिल्कुल मिडिल पे है,
दिस इज माई हार्ट। मैं तीन तरीके से हार्ट को देख रहा हूँ। एक यहाँ से मैंने आंख मार के देखा, ये मेरा आंख मारने की टेक्निक है, ठीक है। एक मैं इधर से देख रहा हूँ हार्ट को, इधर से देख रहा हूँ मैं हार्ट को, और मैं एक इधर से देख रहा हूँ हार्ट को, ठीक है। तीन मेरी आंखें हार्ट को देखने की कोशिश करी, तीन डिफरेंट एंगल से, बढ़िया तरीके से उसको देखा। लेकिन यार कुछ जो साइंटिस्ट थे ना वो इससे खुश नहीं हुए। उन्होंने बोला यार ठीक है, तीन अच्छे, थोड़ी और अच्छी तरीके से देख यार, मजे नहीं आ रहे, फील नहीं आई। तो एक और साइंटिस्ट आया, उसने तीन और तरीके से हार्ट को देखने की निंजा टेक्निक निकाली। ये साइंटिस्ट का नाम जी से शुरू होता है, इसका नाम पता है किसी को? इसका नाम है भैया गोल्ड। आप बताओगे? इसको बोलते हैं गोल्ड बर्गर, ठीक है। इसको गोल्ड के बर्गर खाना पसंद था, ठीक है, या फिर गोल्ड डिगर नहीं है, गोल्ड बर्गर है भैया, ठीक है। सो गोल्ड बर्गर आए भाई, पता नहीं कैसे कैसे नाम रखते हैं लोग, बट ओके। कैसे बुलाते हो गोल्ड, इधर आओ घर पे, ऐसे कैसे बुलाते होंगे, बट ओके, ठीक है। तो गोल्ड बर्गर जो है वो, इन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला भैया यार तेरी जो रिकॉर्डिंग आ रही है ना उसमें यार मजे नहीं आ रहे, इतनी कम कम स्पाइक आ रही है, ठीक है, इतनी चुन्नी चुन्नी सी स्पाइक दे रहा है, इसमें फील नहीं आ रही। तो तू ऐसा कर, एक काम कर, थोड़ी ना लंबी लंबी स्पाइक लेके आओ। एंथोवन कहता भैया मैंने बहुत काम कर लिया, तू कर ले ये। सो गोल्ड बर्गर बैठा, उसने एक कॉन्सेप्ट बनाया, उसने बोला भैया मैं ना सेम कॉन्सेप्ट यूज करूंगा जो इसका है, बस मैं जो लीड बनाऊंगा वो थोड़ी ज्यादा स्पाइक वाली होगी। तभी इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड लीड्स। ऑगमेंटेड लीड्स क्यों? क्योंकि इसकी जो लीड्स आ रही, एंथोवन की लीड्स में जो वोल्टेज था वो थोड़ा कम था, थोड़ी कम स्पाइक्स आ रही थी। तो इसने ऑगमेंटेड लीड का कॉन्सेप्ट लिया और इसने बोला कि मेरी जो लीड लीड है, ठीक है, अब वो ज्यादा उस पे आएगी, ज्यादा वोल्टेज पे आएगी। तो कितनी ज्यादा वोल्टेज, कितनी ज्यादा वोल्टेज? 1.5 टाइम्स ज्यादा, ठीक है। ये अपने आप में क्वेश्चन है, ऑगमेंटेशन की ऑगमेंटेशन कितने लीड्स कितना ज्यादा होता है, दैट इज 1.5 टाइम्स ज्यादा ऑगमेंटेड आएगी, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज व्हाट यू कॉल एज ऑगमेंटेड लीड्स, ठीक है। तो उसने ऑगमेंटेड लीड्स के लिए क्या किया, उसने बोला भैया तूने पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग साइड रखा है, पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग, पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग। मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से मेरा तेरा सेम सेम स्केयर वाला इंसान लूंगा, वो तो हमेशा सेम रहेगा। मैं उसका बेली बटन पकड़ूंगा, दिस इज माई बेली बटन, और मैं इस बेली बटन को नेगेटिव बना दूंगा। दिस इज अ कॉमन नेगेटिव टर्मिनल, कॉमन नेगेटिव, दिस इज अ कॉमन नेगेटिव, मतलब तीनों लीड्स के लिए नेगेटिव एक तरफ पे, और इसी पॉइंट से मैं पॉजिटिव निकालूंगा। निकाल भैया पॉजिटिव, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, ठीक है। तो अब मैं ऐसे देख सकता हूँ, न्यू तरीका हार्ट को, अब मैं ऐसे देख सकता हूँ, और मैं एक सेकेंड ऐसे देख सकता हूँ हार्ट को, और मैं बिल्कुल नीचे से भी हार्ट को देख सकता हूँ, बिल्कुल बढ़िया मक्खन तरीके से, तीन तरीके से हार्ट को देख रहे हैं, बिल्कुल घूर घूर के, ठीक है। सो दिस इज माई तीन लीड का कॉन्सेप्ट। उसने बोला मैं कॉमन नेगेटिव टर्मिनल और बाकी सब मेरे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो जो लीड राइट की तरफ देख रही थी मैं उसको बोल रहा था AVR, ऑगमेंटेड राइट साइड की लीड। जो लीड लेफ्ट की तरफ देख रही थी उसको बोलूंगा AVL, ऑगमेंटेड लेफ्ट साइड की लीड। अब ये तो पैर तो इसका एक ही है, तो AVF, F स्टैंड्स फॉर फुट, क्योंकि एक ही पैर वाला आदमी है। सो ए ऑगमेंटेड फुट लीड, वेरी सिंपल, इसमें कोई महान बकवास फालतू कहानी तो है नहीं, ठीक है। तो इस ऑगमेंटेड लीड्स का कॉन्सेप्ट जो इसने दिया, ठीक है, तो इसने इसको सेम फिर से सेम इस घटिया से पेपर पे प्लॉट किया। अब मुझे तुम बताओ, वेयर शुड आई प्लॉट द AVF, किस डिग्री पे प्लॉट करूं, खुद देख के बताओ। इस सेम को उड़ाओ, AVF को कैसे प्लॉट करूं, किस डिग्री पे? +90 वाले एक्सिस पे। ठीक है, शाबाश, ठीक है। तो ये रहा, ये रहा, ये वाला, ये वाला +90 वाला एक्सिस, शाबाश, ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो दिस लीड जो हमने बनाया है, दिस इज एक्चुअली व्हाट इज AVF, जिसकी डिग्री इज ऑब्वियसली +90, अभी देखा। सेकंड बताओ, द AVL एंड द AVR, ठीक है। तो यहीं से ये तो बिल्कुल सेम है हमारा, इसको पकड़ के बस यहाँ पे डालना है, ये एक बना और ये एक बना, ठीक है। दिस इज व्हाट यू कॉल एज AVR एंड दिस इज व्हाट यू कॉल एज AVF, सॉरी AVL, ठीक है। सो AVL की जो डिग्री है, ये कितने लग रही है तुम्हें, लग कितनी रही है? हेलो, कितनी लग रही है ये? दिखने में तो ये 60 है, जैसे लीड 260 थी, ये भी 60 है, बट एक्चुअली 30 होती है, ठीक है। और अब आता है फंडा, +30 की -30, +30 की -30, आंसर है -30, ठीक है। क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसने माइनस को ज्यादा चौड़ दे दी कि चल भाई माइनस तू जीत गया, ठीक है। तो यहाँ पे -30 है ये डिग्री। सेम चीज यहाँ पे AVR कितनी डिग्री है, इट इज -150। तो इसको याद कैसे करें, कुछ नहीं है, 3 का टेबल है, ठीक है, तीनों 3 के टेबल में है, 30, 90, 150, ठीक है, तीनों 3 के टेबल में है यहाँ पे। एक्चुअली हर चीज ही 3 के टेबल में है, ठीक है। 30, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, ये सब 3 का टेबल है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15,
ठीक है, वेरी सिंपल, कुछ याद ही नहीं करना। सो ये आपकी मेन डिग्री की वैल्यू चलेंगी, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ये आपकी मेन डिग्री की वैल्यू चलनी है, -30 +90 एंड -50, AVR AVF एंड AVL, ये 3 डिग्री। इतना क्लियर कि नहीं? Yes, sir. हेलो, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब जब हम और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास लिम लीड्स तो खत्म हो गई, देखो लिम लीड्स तो फंडा तो खत्म हो गया। अब आते हैं ये जो प्रीकॉर्डियम पे लीड्स है, ये चेप्स प्रीकॉर्डियम, दैट मींस ये मैं लिम पे नहीं बनाऊंगा, ये जो लीड्स है मैं प्रीकॉर्डियम पे बनाऊंगा। तो अगर सपोज तुम हार्ट को देखते हो, ठीक है, सपोज ये मेरा हार्ट है, ठीक है, मैंने हार्ट को थोड़ा ऐसे टेढ़ा बना दिया, दिस इज माय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, दिस इज माय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, दिस इज माय राइट वेंट्रिकल, दिस इज माय लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। एक थोड़ा सा अच्छी तरीके से भी बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके यहाँ से हार्ट को बनाया, ठीक है, दिस इज माय, ऐसा चल रही है लीड, ठीक है। अब मेरी यहाँ पे जो लीड्स है उनको मैं V से रिप्रेजेंट करता हूँ, V1 to V6, ठीक है, ये लीड्स होती हैं V1 to V6, V1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो जो मेरी V1 है वो यहाँ बनती है, फर्स्ट लीड जो है वो यहाँ बनती है, दिस इज V1, जो बिल्कुल राइट वेंट्रिकल के सामने होती है, ठीक है। फिर मेरी जो सेकंड लीड्स बनती है दैट इज एक्चुअली व्हाट यू कॉल एज, अब ना एक चीज मैं थोड़े गलत बनाई, एक मिनट, इसको ना क्या करते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और एपेक्स को अलग रखो, हमेशा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड एपेक्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। दिस इज एक्चुअली व्हाट यू कॉल एज द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड दिस पॉइंट इज व्हाट यू कॉल एज द एपेक्स, ठीक है। तो मैंने क्या बनाया, फर्स्ट लीड जो है वो मैंने V1 बनाई, फिर मैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे 2 लीड्स बनाऊंगा, 2 पॉइंट V2 एंड V3, दोनों पॉजिटिव, हर चीज पॉजिटिव है, ये सारी की सारी पॉजिटिव है, ऑल लीड्स आर पॉजिटिव ऑब्वियसली, ठीक है, पॉजिटिव टर्म है, ठीक है, पॉजिटिव एवरीथिंग, ठीक है। V1, दिस V2 V3, तो V2 एंड V3 आर व्हाट यू कॉल एज द सेप्टल लीड्स, इनको बोलते हैं सेप्टल लीड्स। द एपेक्स पे जो लीड होती है, एपेक्स पे जो लीड होती है दैट इज एक्चुअली V4, ठीक है, V4 इज द एपिकल लीड। एंड फाइनली जो राइट लेफ्ट वेंट्रिकल को देखती है इज V5 एंड V6, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल को जो लीड देखती है विच इज दैट लीड, विच इज जो राइट वेंट्रिकल को डायरेक्टली देखती है दैट इज V1, जो लेफ्ट वेंट्रिकल को डायरेक्टली देखती है दैट इज V5 V6, जो सेप्टम को देखती है दैट इज V2 V3 एंड जो एपेक्स को देखते हैं दैट इज V4। एक्चुअली V2 V3 एंड V4 तीनों को एंटीरियर लीड्स के नाम से भी जाना जाता है, एंटीरियर लीड्स बोलते हैं V2 V3 V4 को, ठीक है। V2 V3 V4 आर नोन एज एंटीरियर लीड्स, ठीक है, राइट लीड्स एंड लेफ्ट लीड्स, लेटरल लीड्स बोलते हैं लेफ्ट लीड्स को। सो दीज आर दी 6 लीड्स। अब इसको हार्ट पे कैसे लगाएं, अगर मैं सपोज बोलूं ये मेरा स्टर्नम है, ठीक है, ये मेरा स्टर्नम है, 1 2 3 4, ये रिब्स है मेरे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो अगर मैं बोलूं दिस इज माय फर्स्ट इंटरवेंट्रिकुलर स्पेस, सेकंड थर्ड इंटर, ये जो रिब्स के बीच में स्पेस है इंटरकॉस्टल स्पेस, ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड दिस इज द सिक्स्थ, ठीक है, 6 इंटरकॉस्टल स्पेसेस दोनों साइड पे। तो हमने क्या फंडा बनाया, हम तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे हम लोग इनको प्लॉट करें, कोई बड़ी बात नहीं है, वेरी इजी, वेरी वेरी सिंपल। फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस को पकड़ो, ये मेरी फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस है, V1 को यहाँ रखो, दिस इज V1, ठीक है, V1 V2 जस्ट इसके बगल में बट स्टर्नम के साइड में होता है, तो V1 V2 दोनों स्टर्नम के इधर उधर है, एक राइट साइड ऑफ स्टर्नम, एक लेफ्ट साइड ऑफ स्टर्नम, ठीक है। फिर हम 2 लाइन बनाएंगे यहाँ से, द वेरी फेमस लाइन विच इज व्हाट यू कॉल एज, विच लाइन कैन बी दिस, और ये 2 लाइंस बनाइए, इस लाइन का नाम बताओ, ये लाइन क्या होगी, एक्स लाइन को क्या बोलेंगे, वाई लाइन को क्या बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं एक्स लाइन को, कोई बहुत फेमस लाइन जो यहाँ से पास करती है, क्या बात, ठीक है, दिस इज व्हाट यू कॉल एज द मिड क्लैविकुलर लाइन एंड दिस इज व्हाट यू कॉल एज द मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है। तो 2 लाइन आगे मेरे पास, एक मिड क्लैविकुलर, एक मिड एक्सिलरी, ठीक है। सो अब हमने क्या बना, हम डायरेक्टली V3 नहीं लिखेंगे, हम पहले V4 लिखेंगे। V4 इज लाइंग इन दी फिफ्थ इंटरवेंट्रिकुलर स्पेस एट द मिड क्लैविकुलर लाइन, दिस इज V4। सिमिलरली हम लोग जो है आपका V6 लिखेंगे डायरेक्टली, विच इज ऑल्सो लाइंग इन दी फिफ्थ इंटरवेंट्रिकुलर स्पेस बट एट द मिड एक्सिलरी लाइन, सेम, ठीक है। अब हम इसके बीच में V3 एंड V5 लिख देंगे, वेरी सिंपल। तो V2 और V4 के बीच में आएगा आपका V3 एंड V4 एंड V5 के बीच में आएगा, सॉरी V4 एंड V6 के बीच में आएगा आपका V5, वेरी सिंपल। हम एक्चुअली जब हम लोग पता है, जब तुम देखोगे ना अगर किसी का ECG तो ऐसे ही वो बनाते हैं, पहले V1 लगाते हैं, फिर V2 लगाते हैं, फिर V4 लगाते हैं, फिर V6 लगाते हैं, उसके बाद जाके V3 एंड V5 लगाते हैं उस लीड के बीच में। सो दिस इज हाउ यू प्लॉट, मतलब प्लॉट कह रहा हूँ, दिस इज हाउ यू पुट द ECG इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, सारे प्रीकॉर्डियल लीड्स के ऊपर, ठीक है, इतना क्लियर। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, इतने सारी हमने 12 लीड्स पढ़ी, तो इनको एक सुपर समरी में लिख देते हैं, भैया मेरे को बताओ कौन सी लीड्स एंटीरियर पोस्टीरियर लेटर वाली होती है, तो तुम बताओगे, ठीक है, ध्यान से देख के।
पहला फंडा, विच लीड्स आर व्हाट यू कॉल एज द एंटीरियर लीड्स। तुम दोनों लीड्स को इंक्लूड कर सकते हो, प्रीकॉर्डियल लीड्स को भी इंक्लूड कर सकते हो एंड दी लिम्ब लीड्स को भी इंक्लूड करके बताओ टोटल में एंटीरियर लीड्स कौन सी हुई, एंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट को जो देख रही है कौन सी हुई। V2, V3, V4. शाबाश, क्योंकि एंटीरियर मतलब बिल्कुल सामने से, और अभी तक सिर्फ प्रीकॉर्डियल लीड्स ही वो लीड हो सकती है जो बिल्कुल सामने से देख रही है, बिकॉज बाकी सब तो साइड टेढ़े मेढ़े तरीके से देख रही है। So the only anterior leads which is known to me is actually vertical is V2, V3, V4. Well done, absolutely correct. अब आते हैं हम लोग लेफ्ट लेटरल लीड्स। लेटरल लीड्स भी बोल सकते हो, लेफ्ट लीड्स भी बोल सकते हो। बताओ मेरे को लेटरल लीड्स और लेफ्ट लीड्स कौन सी हैं? ठीक है, लेटरल एंड लेफ्ट लीड्स बताओ कौन सी हैं? दोनों को कंपेयर कर लो। पहले तो इसमें बता दो, चलो इसमें तुम्हारे को लेफ्ट साइड से कौन सी दिखने को मिल रही है? लेफ्ट साइड से AVL और 1. हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो ये लेफ्ट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड। इसमें सिर्फ मेरे पास दो ही लीड्स हैं, एक है मेरे पास AVL और दूसरी है मेरे पास 1, दो ही लीड्स हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ लिख दिया लेफ्ट लेटरल लीड्स आर 1 एंड AVL। अब मैं आता हूँ प्रीकॉर्डियल लीड्स पे। क्या प्रीकॉर्डियल लीड्स पे भी कोई लेफ्ट साइड पे देख रही है? किसी की आंख लेफ्ट साइड पे है क्या प्रीकॉर्डियल लीड्स में भी? V5, V6. शाबाश, ठीक है, दिस इज V5 V6 जो लेफ्ट साइड पे है। तो बस मेरी हो गई सारी, इसमें कोई रट्टा मारने का ही नहीं है। V5 V6, ठीक है, दीज आर लेफ्ट लेटरल लीड्स। अब कोई उनसे पूछे इंफीरियर लीड्स बता दो भैया। इंफीरियर मतलब बिल्कुल नीचे हार्ट से देख रही है। क्या प्रीकॉर्डियम में ऐसा कोई चीज है जो बिल्कुल नीचे से देख रहा है? नहीं। क्या इसमें कोई लीड्स है लिम्ब लीड्स में जो बिल्कुल नीचे सरफेस ऑफ द हार्ट को देख रही है? AVF 2 and 3. एब्सोल्युटली करेक्ट, ये 3, ठीक है, दिस इज AVF, ठीक है, दिस इज लीड 2 एंड दिस इज व्हाट यू कॉल एज लीड 3। ये बिल्कुल नीचे सरफेस ऑफ द हार्ट को देख रही है, ठीक है, दैट इज व्हाई दीज आर व्हाट यू कॉल एज इंफीरियर लीड्स। ठीक है, तो लीड्स इंफीरियर आर 2, 3 एंड AVF। बहुत बढ़िया। अब बचती है आपकी राइट वेंट्रिकुलर लीड्स। क्या कोई राइट वेंट्रिकुलर लीड्स है यहाँ पे? राइट वेंट्रिकुलर लीड्स, राइट वेंट्रिकल को जो देख रही है, राइट साइड पे जो देख रही है, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड वाली तो बात हो गई, राइट साइड पे कोई देख रही है? शाबाश, ये तो आ गया आपका AVR जो राइट साइड पे देख रहा है यहाँ पे, ठीक है, एंड अमंग द प्रीकॉर्डियल लीड्स ओनली थिंग इज V1। तो वेरी सिंपल भैया, AVR एंड V1। ये जितना फंडा ये जो तुमने सीखा ये सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है, बिकॉज ये तुम्हारे को इसी के लिए तो ECG बनाया था कि कैसे हम लोग इन ECG लीड्स को सरफेस ऑफ द हार्ट में कन्वर्ट कर सके। कैसे हम लोग बता सके कि अगर मेरी अबनॉर्मैलिटी लीड्स 1 AVL V5 V6 में, तो मेरे को देख के पता चल जाए कि मेरी जो प्रॉब्लम जो हार्ट में एग्जिस्ट करती है वो लेफ्ट लेटरल साइड पे है। उससे मेरे को आर्टीरियल सप्लाई तो ऑलरेडी पता है, तो मेरे को पता चल जाएगा कौन सी आर्टरी ब्लॉक्ड है। मैं बाद में जब मैं MI बताऊंगा तो मैं बताऊंगा इसका आर्टीरियल सप्लाई। एक्स्ट्रा चीज मैं MI में बताऊंगा इसका आर्टीरियल सप्लाई, तो मेरे को 1 सेकंड में पता चल जाएगा कौन सी आर्टरी ब्लॉक है, कौन सी आर्टरी का इंफेक्शन था। वेरी सिंपल। तो ECG इतना छोटी सी चीज को इतने बड़ी चीज में हमको बता सकते हैं विदाउट एक्चुअली सीइंग द डायरेक्ट पिक्चर ऑफ द हार्ट, विदाउट एक्चुअली रिकॉर्डिंग एनीथिंग। हम लोग 1 सेकंड में बता सकते हैं कौन सी आर्टरी और कौन सा साइड ऑफ द हार्ट इज खराब, एंड उसके बेसिस पे हम अपने ट्रीटमेंट चेंज कर सकते हैं। सो ECG जब बना था, इट वाज इतनी बड़ी इन्वेंशन जो अभी तक सेम तरीके से यूज हो रही है। हमने मॉडिफाई नहीं किया उस चीज को, जैसे बनाई थी वैसे ही यूज कर रहे हैं। अभी तक हमने इतनी सारी चीजें चेंज कर ली, CT MRI वगैरह वगैरह, हमने ECG को चेंज ही नहीं किया। जैसे उन्होंने समझाया वैसे हमने बना लिया, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो एक्चुअली आपकी सिर्फ 3 ही सुपर समरीज में टेबल आएंगे। पहला टेबल ये, दूसरा टेबल ये और तीसरा टेबल ये, ठीक है। ये आपकी 3 सुपर समरी टेबल्स हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। इतनी पूरी कहानी जो हमने पढ़ी उसमें ये तीन जो आगे आपकी लाइफ में यूज होंगे वो यही 3 चीजें हैं सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको ओके। अब आते हैं हम लोग ECG की वेव्स, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट शंका तो बताओ। हाँ यस, दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। इंफीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट जो है एग्जैक्टली सेम है, तो दोनों इक्वल गल है, ठीक है। एक ही बात है दोनों चीज। पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट जो एग्जैक्टली सेम ही चीज है दोनों, ठीक है। बट यस 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 एब्सोल्युटली करेक्ट, यस, ठीक है। इंफीरियर इज अ बेटर टर्म फॉर दैट, बट पोस्टीरियर भी सेम ही चीज है, क्योंकि पोस्टीरियरली कोई लीड्स एक्चुअली है नहीं। बट 15 लीड ECG जब हमने बनाया था वो बताऊंगा MI में, एक पोस्टीरियर लीड का सिस्टम भी आया था, बट अभी के लिए दोनों सेम ही चीज है। अब आते हैं वेव्स ऑफ ECG में। यहाँ तक वैसे किसी को कोई डाउट और कोई डाउट? सर वो सेप्टल लीड्स किसको कहते हैं, वो एक बार फिर से बता दो। सेप्टल लीड्स कहाँ गया? सेप्टल लीड्स जो है वो V2 और V3 को कहते हैं। दिस इज V2, ठीक है, दिस इज V2 एंड दिस इज V3, ठीक है। V2 एंड V3 को सेप्टल लीड्स कहते हैं, जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को ओवरलाई करती है,
ठीक है, मैंने बोला था कि सेप्टम और एपेक्स इक्वल नहीं होता है, हम पहले मानते हैं ना सेप्टम और एपेक्स सेम जगह पे होते हैं, ऐसा नहीं है। सेप्टल लीड्स आर V2 V3 एंड एपिकल लीड्स इज V4। अब कोई डाउट? आगे बढ़ूं? चलो, वेव्स ऑफ ईसीजी, ठीक है। तो ये यार ये तो सबको ही पता है, इतना तो सबको ही पता है। दिस इज पी वेव, दिस इज क्यू वेव, QRS मतलब दिस इज टी वेव। दिस इज अ वेरी सिंपल, इतना देखने में इजी लगता है उतना हैवी इजी, ठीक है। दिस इज द पी वेव, ठीक है। दिस इज द क्यू आर एंड एस वेव एंड दिस इज व्हाट यू कॉल एज द टी वेव। अभी तो सिंपल इतना मैं वेव बताया है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा अभी, आज से स्टार्ट करेंगे पहला कॉन्सेप्ट, पहला, ठीक है। ये पी वेव क्यों होती है, QRS क्यों होता है, टी वेव क्यों होती है। सेकंड कॉन्सेप्ट, इनकी शेप डिफरेंट क्यों है क्यों पी और टी वेव ऐसे हिमालय जैसी है और QRS इतने गुस्से में क्यों है, इतनी शार्प एंड पॉइंटेड क्यों है, ठीक है। तो ये डिस्कस करने के लिए हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं पी वेव से। अब देखो गेम, देखो गेम है, अगर मैं सपोज ये अब मेरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट हमेशा यही होगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ ये मेरा 0 पे है तो ऐसे बनाएंगे और ये इसको ऊपर नीचे लेके जाएंगे, ठीक है। इसको ऐसे ऊपर नीचे लेके जाएंगे, तो दिस इज माय हार्ट। हार्ट का जो देख बहुत सारे क्या कहते हैं, हार्ट के अंदर वेक्टर्स होते हैं बहुत सारा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलूँ पी वेव, ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हर वेक्टर ऑफ द हार्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है। कोई डायरेक्शन ये है, कोई डायरेक्शन ये है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तो हर डायरेक्शन में है, ठीक है। बट हमने क्या किया, अगर तुमने फिजिक्स याद हो तुम्हारे को, देयर आर डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर, बट हम लोग एक मीन वेक्टर निकाल देते हैं, ठीक है। सेम फंडा मैंने यहाँ किया, मैंने हार्ट का मीन वेक्टर की, भैया मीन जो हार्ट की मूवमेंट है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की, वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, दिस इज द मीन इलेक्ट्रिकल वेक्टर ऑफ द हार्ट। एंड इससे पूरा ईसीजी बनाया हम लोगों ने, ठीक है, कि मीन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दैट। तो अब मुझे तुम पहला कॉन्सेप्ट तो ये बताओ, ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट कि ये जो मीन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी द हार्ट है, ये किस लीड को कॉरेस्पॉन्ड सबसे ज्यादा कर रहा है, किस लीड को डायरेक्टली सबसे ज्यादा कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है मीन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी द हार्ट, विच लीड? लीड देखो और सेकंड। शाबाश, ठीक है। तो तुम देख रहे हो सेकंड एंड ये बिल्कुल सेम है। तभी मैं हमेशा बोलते हैं मोस्ट कॉमन जो लीड देखी जाती है ईसीजी पेपर के अंदर, ठीक है, तुम्हें 12 की 12 लीड्स देखने को मिलेंगी ईसीजी पेपर के अंदर। तुम देखो, ये देखो, दिखाता हूँ तुम्हारे को, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये 12 की 12 लीड्स है तुम्हारे पास। बट हम लोग जो लीड को जो सबसे फर्स्ट फोकस करना चाहिए, तुम्हारा मेन फोकस शुड बी ऑन लीड 2, बिकॉज लीड 2 इज डायरेक्टली इन जो मेन डिपोलराइजेशन वेक्टर ऑफ द मेन वेक्टर ऑफ द हार्ट है, वो बिल्कुल लीड 2 को कॉरेस्पॉन्ड करता है। इसलिए हमेशा मैं या कोई भी जो ईसीजी को देखता है, सबसे पहला लीड 2 को देखा जाता है, इजियर होता है। क्योंकि हमारी जो लीड जो ईसीजी वेव क्लासिकल बनाई जाती है, वो भी लीड 2 को देख के ही बनाई जाती है, ठीक है। तो ये पहला फंडा है। अच्छा, अब दूसरा फंडा क्या है? दूसरा फंडा ये है कि भैया सारी लीड्स पॉजिटिव डायरेक्शन में होती हैं। सारी लीड्स जो है तुम्हारे को हमेशा ऐसी दिखेंगी कि पी वेव ऊपर है, क्यू नीचे है, आर ऊपर है, एस नीचे है, टी ऊपर है, सब लीड्स। बट इसका एक लीड एक्सेप्ट वन, एक लीड जो है बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। ऑपोजिट मतलब वहां पे क्या होगा, टी नीचे होगा, ठीक है, क्यू ऊपर होगा, आर नीचे होगा, एस ऊपर होगा और टी ऐसे। तो दिस इज पी वेव, दिस इज क्यू वेव, दिस इज आर वेव, दिस इज एस वेव, दिस इज टी वेव। कैन यू टेल मी विच इज दैट लीड? अगर तुम देख के बता सकते हो, यही इसी मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के वेक्टर को देख के तुम बताओ, क्या तुम देख सकते हो ऐसी कोई लीड? इसके ऑपोजिट होने के लिए मतलब क्या है? वो लीड 2 के बिल्कुल ऑपोजिट होनी चाहिए, है ना भैया। लॉजिकली अगर ये हर चीज इसके ऑपोजिट कर रही है तो वो लीड 2 के ऑपोजिट होनी चाहिए। दैट मींस कौन सी लीड है जो बिल्कुल लीड 2 के ऑपोजिट है? काइंड ऑफ, शाबाश, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर तुम देखोगे कहाँ है ये चीज, लीड 2 ये है और लीड AVR ये है, बिल्कुल दोनों काइंड ऑफ ऑपोजिट है। दैट इज व्हाई हर वेक्टर, ठीक है, पूरे वेक्टर जो है वो हर सारी लीड्स में पॉजिटिव दिखेंगे। सब बिल्कुल सेम फंडा अप्लाई करेंगे, PQRS ऐसे दिखेगा, लेकिन एक्सेप्ट वन वेव विच इज वन लीड विच इज AVR, जो बिल्कुल ऑपोजिट इसके शो करेगा। हर चीज ऑपोजिट होगी। तो हम देख लेते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ। दिस इज एन एग्जैक्ट ईसीजी पेपर जो तुम्हें देखने को मिलेगा। अगर सपोज मैं लीड 2 को देखूं, ध्यान से देखो, अभी मैं इस पेपर पे आया नहीं, मैं बस ऐसे ही समझा रहा हूँ। अगर तुम देखो, दिस इज द पी वेव, ठीक है, दिस इज द पी वेव, दिस इज द QRS कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज द टी वेव, ठीक है, यही ऐसे बनाया, ठीक है, ऐसे बना रही है चीज, ऐसे बनाया, ठीक है। हर में यही है, दिस इज द पी वेव, दिस इज द QRS कॉम्प्लेक्स, दिस इज द टी वेव। हर से लीड 1 में भी सेम है, ठीक है, इसमें भी सेम चीज है, ये तो बायोफिजिक्स है बताऊंगा, ठीक है, सेम चीज AVL, ये सब में सेम चीज चल रही है। अब मैं डायरेक्टली AVR को देखता हूँ, ध्यान से देखो। AVR, व्हाट इज दिस वेव? देख रहे हो ये क्या है? ये कौन सी वेव होगी? पी वेव। एब्सोल्युटली, ये इसके ऊपर वाली, दिस इज क्यू वेव। व्हाट इज दिस वेव? दिस इज आर वेव, ठीक है, दिस इज
एस वेव, दिस इज टी वेव। तो AVR बिल्कुल ऑपोजिट है टू दैट ऑफ एवरी वेव। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल। बाकी सब में नॉर्मल होता है, AVR बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडा। ये पहली, ये हो गया एक फंडा। दूसरा फंडा मैं बताता हूँ जो मैंने इतने पहले समझाया था फर्स्ट, जब मैं पूरा इंट्रोडक्शन दे रहा था। अगर सपोज मेरे को एक बायफेजिक वेव चाहिए, बायफेजिक मतलब मेरे को दोनों देखना है, ठीक है, ठीक है। अगर सपोज मेरी पी वेव ऐसे है, मेरी पी वेव जो है वो सपोज दिस माय पी वेव, मेरे को चाहिए मेरी पी वेव ऐसे बने, बायफेजिक, ऊपर भी जाए नीचे भी जाए, ठीक है। सो मैं किधर बनाऊं, विच लीड शुड कॉरेस्पॉन्ड टू द बायफेजिक वेव, विच लीड। अगर मैं बोलूं मेरे को ऐसे देखना है, ये ऐसे देखना चाहता हूं, विच लीड शुड कॉरेस्पॉन्ड टू द बायफेजिक वेव। V1 एब्सोल्यूट, हाँ, एक तो हो गया आपका V1, बिल्कुल ठीक। प्री कोऑर्डिनेट में आपकी प्री कोऑर्डिनेट लीड्स अगर तुम देखो, दिस इज द प्री कोऑर्डिनेट लीड्स, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, इधर देखोगे ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है। एक तो हो गया आपकी V1 एब्सोल्युटली। क्या कोई लीड इसमें है, थर्ड यस, ठीक है, लिम्ब लीड्स में थर्ड एंड प्रीकॉर्डियम लीड्स में V1, वेरी गुड, ठीक है। तो दिस इज द बायफेजिक वेव जो मैं तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि इस टाइम पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव। अगर मैं डिपोलराइजेशन की बात करूं, पॉजिटिव इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, स्टैटिक इलेक्ट्रोड लगा दिया, ये डायनामिक इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव। एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव इज मूविंग अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, एंड दैट इज व्हाई दिस इज अ बायफेजिक पोटेंशियल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसलिए बताया था। तो ये तीन लीड्स तो हमेशा ध्यान में रखनी है। लीड 2 इज द मेन लीड जिसमें मेजर वेंट्रिकुलर, मेजर डिपोलराइजेशन का वेक्टर पॉइंट करता है। AVR में हर चीज ऑपोजिट होती है, एंड द बायफेजिक लीड जो है दैट इज V1 और लीड 3, ठीक है। सभी तभी मैंने हाँ जो तुम्हें दिखाया था लीड 3, तुम देख रहे हो, कैन यू सी द बायफेजिक वेव? क्या सबको बायफेजिक वेव दिख रही है लीड 3 में कि गुम गए? क्या लीड 3 में बायफेजिक वेव दिख रही है? यस सर। है ना, कितनी क्यूट सी बायफेजिक वेव है। देखो अब लोग इसको अबनॉर्मल मानते हैं, लेकिन जिन लोगों को ECG पढ़ा ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि अबनॉर्मल नहीं है। सेम चीज अगर मैं लीड V1 में देखूं, क्या पता दिख रही हो। ये देखो, क्या लीड V1 में बायफेजिक वेव दिख रही है? यस सर। ठीक है। तो बस दिस इज द वेरी फेमस कॉन्सेप्ट। ECG पढ़ना वेरी इजी है, बट फंडे आने चाहिए दिमाग में, ठीक है। तो मैंने तीन लीड्स तो बेफालतू में बता दी, मतलब एक बेसिक में बता दी, लीड 2, लीड 3, AVR एंड V1, ठीक है। ये तो एक सेकंड में हो गया। सर जो हमारी AVR लीड है वो भी, कौन सी? इसमें भी बायफेजिक दिखेगा जो AVL है। हाँ सर इसके अंदर भी बायफेजिक दिखेगा क्योंकि वो नहीं, AVL तो बिल्कुल नीचे जा रहा है बेटा, मैंने बोला परपेंडिकुलर होना चाहिए। मेरा जो, अगर तुम्हारे को बायफेजिक वेव देखनी है तो यू शुड हैव अ परपेंडिकुलर वेक्टर, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है इसके, ठीक है। अगर तुम देखो क्या कहते हैं, लीड AVF इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स लाइक दिस इज नॉट परपेंडिकुलर, ये एक एंगल बना रहा है। AVL अच्छा AVL, अच्छा यार AVL भी हो सकती है परपेंडिकुलर, हाँ ऐसे देखने को तो हो सकती है वैसे परपेंडिकुलर, लेकिन यूजुअली हम लोग जो है वो लीड 3 को मानते हैं। AVL जो है वो आपकी परपेंडिकुलर हम बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वो 30 डिग्री के एंगल पे है। यार हम लोगों ने जो बनाया है ना, वो आपको लग रहा है देखने में परपेंडिकुलर, लेकिन एक्चुअली वो परपेंडिकुलर है नहीं, क्योंकि हमारा जो एंगल है वो ये है, ये देख बेटा, उसका जो एंगल है ना वो ये है, ऐसे है, लीड देख 30 डिग्री का तभी तो बनेगा, ठीक है। दिस इज 30 डिग्री, है ना, तो ये परपेंडिकुलर नहीं बन रहा, ठीक है, दिखने में लग रहा है, बट जो एंगल है वो 30 डिग्री का है, वो परपेंडिकुलर नहीं बन रहा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा ये यहाँ पे गड़बड़, बट मेनली जो आपकी परपेंडिकुलर लीड्स हैं, जिसमें आपका बेसिकली वो जो दिखता है क्या कहते हैं बायफेजिक पोटेंशियल इज V1 एंड 3, ठीक है। तो ये तो मेरा पहला कॉन्सेप्ट था। दिस शुड बी वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर इन माइंड कि ये एक गेम चल रहा है। अब मैं बनाना शुरू करता हूँ, एक एक वेव को उठाते हैं और उसको पढ़ते हैं, ठीक है। पहली वेव इज P वेव, पहली वेव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेव विच इज नोन एज P वेव, ठीक है। पहले इतनी तो चीज तुम्हें आती है, P वेव क्यों होती है भैया? P वेव क्यों होती है? P वेव क्यों होती है? Atrial depolarization. शाबाश। तो द वर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड विच इज एट्रियल डीपोलराइजेशन। अब तुम मुझे इसको आगे बढ़ाओगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है भैया, मैं खुश हो गया, वेरी गुड, वेल डन। अब मेरे पास कितने एट्रियम एग्जिस्ट करते हैं? कितने एट्रियम होते हैं हार्ट के अंदर? 2 एट्रियम होते हैं ना, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट। अब देखो गेम, किस एट्रिया से ये ओरिजिन होता है इस डीपोलराइजेशन का, मतलब विच इज द स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? Right atrium. शाबाश, क्योंकि इसके अंदर सिनोएट्रियल नोड होता है, दैट इज व्हाई राइट एट्रियम इज द स्टार्टिंग पॉइंट और लेफ्ट एट्रियम पे एंड करता है। तो अगर तुम ये वेव देखते हो, सो ये वेव जो है इसको दो हिस्सों में डिवाइड करो। द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस वेव
The first half of this wave is due to right atrial depolarization. The second half of this wave is what you call as the left atrial depolarization. ठीक है भैया, हम बड़े खुश हुए. ठीक है, and that is why जब हम लोग इसको बाइफेजिक वेव में देखते हैं, अब तुम्हें पता चलेगा बाइफेजिक वेव इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है. क्योंकि दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स व्हाट एंड दिस पार्ट रिप्रेजेंट व्हाट. ए पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए एंड बी. ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम फंडा अप्लाई करो. ए पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, hello, yes, this represents the right atrial depolarization. The A part represents the right atrium depolarization because ये same concept हमने वेव को आधा करके ऊपर नीचे डाल दिया. And the B part represents the left atrium depolarization. तो मेरा ECG इतना अच्छा है कि उसने वो मेरे को ये भी बता सकता है कि एट्रियम तो ठीक, कौन से एट्रियम में दिक्कत हो रही है. जो वेव अब नॉर्मल हो जाएगी उस एट्रियम में दिक्कत हो गई. तो देखो भाई, इतने छोटे कॉन्सेप्ट हम इतने ऊपर आ चुके हैं कि हम डीपोलराइजेशन की अबनॉर्मैलिटी किस वेव किस पार्ट ऑफ द हार्ट में हो रही है वो भी बता सकते हैं, राइट एट्रियम की लेफ्ट एट्रियम. ठीक है, क्यों हमने पहला राइट एट्रियम क्यों लिखा, बिकॉज राइट एट्रियम से स्टार्ट होता है, लेकिन एंड पॉइंट किस पे हो रहा है, लेफ्ट एट्रियम. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडा व्हाई बाइफेजिक लीड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल. तो खत्म हो गया. पी वेव तो इतना ही है. ठीक है, कि भैया राइट एट्रियल डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, इतना खत्म. ओके, अब आते हैं सेकंड फंडा, दैट इज व्हाट यू कॉल एज. अगर देखो, अब मैं ना दो चीज बताने वाला हूँ. एक, फर्स्ट डिफरेंस लाइज इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट एंड सेकंड डिफरेंस लाइज इन द फॉर्म ऑफ लाइन. ठीक है, या फिर इंटरवल बोलते हैं. चलो लाइन छोड़ो, लाइन भी लिख दिया, नहीं वर्सेस इंटरवल. ठीक है, इंटरवल याद रखो, लाइन मिटा दो. चलो, तो मेरे पास दो गेम चल रही है, एक है सेगमेंट, दूसरा है इंटरवल. ठीक है, अब ये क्या गेम है, बहुत सिंपल गेम है, कुछ नहीं है. ठीक है, व्हाट इज अ सेगमेंट एंड व्हाट इज अ इंटरवल. सेगमेंट जब भी दिमाग में आएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज, ध्यान रखना, एन आइसो इलेक्ट्रिक लाइन. व्हाट डू यू मीन बाय आइसो. आइसो का क्या मतलब होता है, आइसो का क्या मतलब होता है, सेम. शाबाश. इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइन का मतलब लाइन. तो मतलब सेगमेंट विच इज ऑल्सो नोन बाय द नेम आइसोइलेक्ट्रिक लाइन इज अ लाइन जिसके अंदर सेम इलेक्ट्रिसिटी है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट फ्लक्चुएट, पोटेंशियल इज एब्सोल्युटली सेम. सो तो अगर सपोज मैं बोलूं ये मेरी पी वेव है, ये मेरा क्यू आर एस है, ये मेरा टी वेव है. ठीक है, ए बी सी डी ई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोइलेक्ट्रिक लाइन. बताओ कौन सा अल्फाबेट, D. कौन सा, D and B. शाबाश, very good. This B is an isoelectric line because the potential does not fluctuate here. D is also an isoelectric line because the potential does not fluctuate here. That is why it is also known by the name of segment. अब segment किसी दो वेव के बीच में है, ट्रू और फॉल्स. दोनों B and D किसी दो वेव के बीच में है, True. Absolutely correct. So पहला segment B, ठीक है, which is between which two wave. पहली वेव is P, second wave is Q, है ना, ये दो वेव के बीच में, ट्रू और फॉल्स. True. इसको बोलना चाहिए एक्चुअली PQ सेगमेंट, बट इसको बोलते क्या है हम लोग, ये Q ना बहुत छोटी वेव है, कभी कभार दिखती भी नहीं है. तो अगर मैंने Q को एज अ बेसलाइन मार लिया, दिखेगी भी नहीं, तो मैं कैसे बनाऊंगा सेगमेंट को. इसलिए मैंने इसको बड़ी वेव जो हमेशा दिखेगी जो एवरी टाइम दिखती है, इज एन आर वेव. ठीक है, तो मैंने इसको बना लिया PR सेगमेंट. ठीक है, दिस इज द PR सेगमेंट. ठीक है, इतना क्लियर. अब सेम कॉन्सेप्ट D किस वेव के बीच में है, D किन वेव के बीच में है, QRS and T. शाबाश. ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बोलूं S और T के बीच में, टू बी प्रिसाइज. ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज विच सेगमेंट. दिस इज नोन एज विच सेगमेंट, S और T के बीच में क्या बोलेंगे इसको, ST सेगमेंट. वेरी सिंपल. तो D इज ST सेगमेंट, B इज PR सेगमेंट. इसमें कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, शंका सेगमेंट में, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन जिसको बोलते हैं. अब आते हैं इंटरवल पे. इंटरवल इज सेगमेंट प्लस वेव, बस खत्म. दिस इज व्हाट इज एन इंटरवल. सेगमेंट और वेव को मिला लो. ठीक है, बट ध्यान रखना इसमें मिनिमम 1 सेगमेंट होना चाहिए एंड मिनिमम 1 वेव होनी चाहिए. 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, लेकिन दोनों में मिनिमम एक तो होना ही चाहिए. एक वेव एक सेगमेंट, 2 वेव भी हो सकती है, बट मिनिमम एक होनी चाहिए. ठीक है, तो अगर मैं अब मैं बनाना चाहता हूँ इंटरवल, तो मेरा जो ECG है, प्लीज ये मेरी लाइन याद रखना, मेरा जो ECG है वो 2 इंटरवल में खत्म हो जाता है.
दो इंटरवल में मेरा पूरा पूरा ईसीजी खत्म हो जाता है। द इंटरवल इज पीआर इंटरवल एंड क्यूटी इंटरवल, खत्म, मेरा ईसीजी ओवर। दो इंटरवल में मेरा पूरा ईसीजी खत्म। पहला इंटरवल इज पीआर, पीआर का मतलब दिस इज माय पी पॉइंट, स्टार्टिंग ऑफ द पी पॉइंट। व्हाई डू आई टेक, इसमें ना लोगों को कंफ्यूजन होता है भैया स्टार्टिंग ऑफ द पी के एंड ऑफ पी। अब तुम बेवकूफ हो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक वेव होनी चाहिए। अगर मैंने क्या किया, एंड ऑफ द पी पे ले लिया, क्या मैंने पी वेव को इंक्लूड किया? अगर मैंने एंड ऑफ पी को लिया तो क्या मैंने पी वेव को इंक्लूड किया इसके अंदर? नहीं। तो लॉजिकली क्यों ये डाउट ही आना चाहिए कि मैं पी के स्टार्टिंग में लूं कि पी के एंड में, क्योंकि मेरे को पी वेव को इंक्लूड तो करना ही है, अदरवाइज वो वेव आएगी नहीं। तो स्टार्टिंग ऑफ द पी अप टिल द आर, ठीक है, एक्चुअली अप टिल क्यू ही होता है वो, ठीक है, बोलते आ रहे हैं क्योंकि मैंने बोला ना क्यू वेव दिखती नहीं है, ठीक है। दिस इज व्हाट यू कॉल एज द पीआर सेगमेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं इस सेगमेंट को, क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट यू कॉल एज द पीआर इंटरवल, नॉट सेगमेंट, पीआर इंटरवल, ठीक है। तो बेटा पीआर इंटरवल में कौन सी एक वेव आई और कौन सा एक सेगमेंट आया? पीआर इंटरवल में कौन सी एक वेव आई? पीआर इंटरवल में कौन सी एक एंड पीआर सेगमेंट, यस, एंड सेगमेंट कौन सा आया? पीआर सेगमेंट, वेरी इजी, ठीक है। सेम चीज अब दूसरा मेरा ईसीजी दो इंटरवल में खत्म होता है। पहला इंटरवल इज पीआर इंटरवल व्हिच इज डन, दूसरा इंटरवल इज क्यूटी। क्यूटी कहां से स्टार्ट होता है? क्यू से स्टार्ट होगा। अब टी के एंड में लूं कि टी के बाद में? बताओ, यहां पे लूं कि यहाँ पे? एंड ऑफ टी, ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे को टी को इंक्लूड करना है, वेव है, इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तो दिस इज माय क्यूटी इंटरवल, ये देखो बेटा, दिस इज द क्यूटी इंटरवल। तो बेटा क्यूटी इंटरवल जो है उसमें कौन सी वेव आई और कौन सा सेगमेंट आया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। QRS वेव एंड T वेव, शाबाश। सेगमेंट? ST सेगमेंट। शाबाश, बहुत बढ़िया, देखो तुम तो एक्सपर्ट हो गए, वेल डन। सो मैंने बोला ना एक वेव होनी चाहिए, यहाँ पे दो वेव्स हैं और एसटी सेगमेंट है, खत्म। तो मेरा पूरा ईसीजी खत्म हो गया। क्या मेरा पूरा ईसीजी खत्म हुआ इस पूरे दो इंटरवल में? पीआर इंटरवल ने एंड क्यूटी इंटरवल ने दोनों पूरे पार्ट्स ऑफ ईसीजी को उड़ा लिया है। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एंड आखिरी पॉइंट इन दिस इज दिस पॉइंट जहां पे एस फाइनली आइसोइलेक्ट्रिक बनता है, ठीक है। दिस पॉइंट इज नोन एज जे पॉइंट, ठीक है, ध्यान रखना, दिस पॉइंट इज जे पॉइंट। मैंने अभी नेमिंग कराई है, नॉर्मल नेमिंग, ठीक है। अभी इसको वापस आएंगे इस बात पे, ठीक है। चलो, तो मैंने पी वेव बता दी, पी वेव हो गई मेरी खत्म, ओवर पी वेव, ठीक है। अब आते हैं पी वेव के अगला चीज जिसको बोलते हैं पीआर सेगमेंट। ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है। पीआर सेगमेंट इज एन आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, करेक्ट और फॉल्स? ट्रू। पीआर से आइसो इलेक्ट्रिक लाइन का मतलब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी पोटेंशियल इन द हार्ट इज नॉट बीइंग जनरेटेड, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अब अगर कोई पोटेंशियल इन द हार्ट जनरेट नहीं हो रही, ये तो भाई मेरे को डर लग रहा है, मतलब मेरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये तो गलत बात हो गई। ऐसा क्यों कर रहा है भगवान, ऐसा क्यों बनाया है हार्ट को? दिस हैज बीन डन, क्यों? बिकॉज मेरा पी वेव ने क्या बोला, पी वेव ने बोला भैया मैं एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करा दूंगा। एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कराने का पर्पस क्या है? ताकि सारा ब्लड जो एट्रिया में प्रेजेंट है वो चुपचाप जाके वेंट्रिकल के अंदर भर जाए, ठीक है। एंड जब वेंट्रिकल कंप्लीटली फिल्ड होगा, द वर्ड ध्यान रखना, व्हेन द वेंट्रिकल इज कंप्लीटली फिल्ड देन ओनली इट शुड कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली अगर सपोज एट्रिया के अंदर 50 मिलीलीटर ब्लड था, उस 50 का 50 जब तक वेंट्रिकल में नहीं गया, वेंट्रिकल ने 20 मिलीलीटर ऑफ ब्लड जो उसको मिला उसने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, क्या ये अच्छी चीज है हमारे बॉडी के लिए, गलत चीज है? 20 मिलीलीटर ब्लड पे कॉन्ट्रैक्ट करा दिया, क्या ये अच्छी चीज है? एक्चुअली 50 मिलीलीटर पे कॉन्ट्रैक्ट कराना था, वेंट्रिकल्स 20 मिलीलीटर ब्लड उनको रिसीव हुआ, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, अच्छी चीज की गलत चीज है ना। दैट इज व्हाई दिस कॉन्सेप्ट अ ब्रेक हैज टू बी देयर। दिस आइसोइलेक्ट्रिक लाइन जिसमें हार्ट में अभी कोई कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं जा रही होती, ठीक है, no potential is being transferred. This is why, because it wants to allow the complete filling of the ventricle by the atria. Complete filling of the ventricle by the atria should be there so that अच्छी तरीके से maximum amount of the cardiac output can be generated, ठीक है। एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको थमाई कि भैया तू इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रोक थोड़ी देर, ये किसको थमाई? इसको थमाई AV नोड। एवी नोड को बोला, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड को बोला कि भैया तू रोक थोड़ी देर के लिए इस एक्टिविटी को स्लो डाउन कर ताकि कोई पोटेंशियल ना जनरेट हो, ठीक है। एंड दिस डिले इज व्हाट यू कॉल एज विच डिले? क्या बोलते हैं इस डिले को? जो हार्ट को थोड़ी देर बोलते हैं थोड़ा शांत हो जा,
इसको बोलते हैं AV नोडल डिले, एंड विच इज अप्रोक्सीमेटली कितना सेकंड, तो बचपन से आता है। सर 1 मिनट से मेरा नेट उड़ गया था थोड़ा। सर एक पीआर सेगमेंट का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बाद आपने क्या बताया? मैंने बोला PR सेगमेंट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इसलिए है बिकॉज लॉजिकली PR सेगमेंट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इसलिए है बिकॉज लॉजिकली वी वांट द कंप्लीट फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स। ठीक है, एट्रिया के अंदर जितना ब्लड है उतना वेंट्रिकल में जाना चाहिए। दिस कंप्लीट फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल को अलाउ करने के लिए हमने एक ब्रेक लिया कि एट्रिया पूरी तरीके से एम्प्टी हो जाए सो दैट वेंट्रिकल्स पूरी तरीके से फिल हो जाए एंड देन ओनली दे कैन जनरेट द मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट बाय कॉन्ट्रैक्टिंग। सो इस कंप्लीटली फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल को अलाउ करने के लिए हमने एक PR सेगमेंट बनाया एंड इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को थमाया AV नोड को कि भैया AV नोड थोड़ा पोटेंशियल को स्लो डाउन कर, ठीक है, ताकि एट्रिया अच्छी तरीके से एम्प्टी हो सके। दिस डिले इज नोन एज AV नोडल डिले व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली 0.01 सेकंड्स। 0.1 सेकंड्स का होता है AV नोडल डिले। ठीक है, सो दिस PR सेगमेंट represents the AV nodal delay. This PR segment जो हो सकता है represents the AV nodal delay. That is why there is an isoelectric line, this AV nodal delay of 0.1 second. So PR segment खुद 0.1 second का ही होता है। ठीक है, ठीक है, यस सर। अब आगे आते हैं। PR सेगमेंट के बाद क्या कॉम्प्लेक्स आता है? QRS। अब QRS, Q नीचे R ऊपर S नीचे, ये क्यों होती है वो बताता हूं मैं। बहुत सिंपल फंडा, वेरी इजी फंडा, क्योंकि तीनों अलग अलग चीज को डिपोलराइज कर रही हैं। ठीक है, अब क्या हुआ जब AV नोड तक पहुंच गए, हमने बोला था सिनोएट्रियल नोड, ठीक है, यहां से ऐसे ऐसे गया AV नोड से बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ से राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच। लेफ्ट बंडल ब्रांच को तीनों से डिवाइड किया, सेप्टल फासिकल, लेफ्ट एंटीरियर फासिकल, लेफ्ट पोस्टीरियर फासिकल, राइट, ये तीन चीजें थी, है ना। सो उन्होंने क्या बोला, सपोज ये मेरा हार्ट है, ठीक है, ये मेरा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, ठीक है, तो उन्होंने बोला पहली चीज क्या जाएगी, पहला वेक्टर इज बिकॉज ऑफ दिस, अच्छा खासा करंट इस डायरेक्शन में जा रहा था, मेरा जो सेप्टम है वो इस डायरेक्शन में गया, तो अब सेप्टम को डिपोलराइज करने के लिए मेरा एक वेव को यू टर्न लेना पड़ा। देखो यहाँ पे भी यू टर्न लिया था, ये यू टर्न है ना, सेप्टम को डिपोलराइज करने के लिए यू टर्न, तो यहाँ पे भी सेम चीज, मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन का वेक्टर यहाँ है। सो ये जो सेप्टम का यू टर्न इज दिस, लाइक दिस, ताकि वो सेप्टम को डिपोलराइज कर सके। फिर क्या हुआ, उसने पूरे वेंट्रिकल को डिपोलराइज किया, मतलब राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल को डिपोलराइज किया बाय वेव्स। कैसे जाती है बेटा, ऐसे जाती है ना, देखो तुम देख रहे हो वेव कैसे जाती है, ऐसे यहाँ से गई, ये पूरे हार्ट को ऐसे करके डिपोलराइज करते हुए जा रही है। ठीक है, ये मेरा हार्ट है बेसिकली, ऐसे करके डिपोलराइज करी, तो यहाँ पे भी सेम चीज, ऐसे गया हार्ट को ऐसे डिपोलराइज किया दोनों वेंट्रिकल्स, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल को डिपोलराइज किया, एंड द एंड पॉइंट ऑफ द डिपोलराइजेशन इज दिस, ये मेरा एंड पॉइंट है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं बेस ऑफ द हार्ट। दिस पॉइंट इज नोन एज द बेस ऑफ द हार्ट। ठीक है, एनाटॉमिकली समझाना थोड़ा मुश्किल है, बट मान लो ये पॉइंट बेस ऑफ द हार्ट है। ठीक है, तो मेरे पास 3 जगह के वेक्टर बने, आखिरी वेक्टर इस डायरेक्शन में, 3 जगह के वेक्टर बने। ए पॉइंट, इसको मैं कैसे लिखूं, ए, दिस इज पॉइंट ए, इसको थोड़ा मोटा करके लिखते हैं। ठीक है, तो दिस इज पॉइंट ए, ठीक है, दिस इज पॉइंट बी, मतलब दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट वेव बी एंड दिस इज वेव सी। अगर मेरा पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ध्यान देखो, इधर देखो, अगर मेरा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड स्टैटिक है इस डायरेक्शन में, स्टैटिक इलेक्ट्रोड इस डायरेक्शन में, एंड ए बी एंड सी आर माय डायनामिक इलेक्ट्रोड्स ऑफ डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन के इलेक्ट्रोड्स का मतलब कौन सा चार्ज होगा इन डीपोलराइजेशन के वेक्टर्स पे, पॉजिटिव। तो इन तीनों पे पॉजिटिव का चार्ज, मैं पी वेव के लिए भी बताना भूल गया, तीनों वेव पे पॉजिटिव का चार्ज। अब ए वेव को देखो, पहले ए वेव को देखो बेटा, ए वेव इज अ पॉजिटिव वेव which is moving towards positive or away from the positive? Away. A wave, a positive wave moving away or towards positive? Away. तो इसका नीचे आएगा कि ऊपर आएगा? Downward deflection. पहला डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, ठीक है। सेकंड, B which is also a positive wave is moving towards positive or away from the positive? Towards. तो ऊपर डिफ्लेक्शन की डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन? ऊपर। शाबाश। एंड सी, a wave which is a positive wave moving towards positive, away from the positive? Away. तो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन क्या, upward Downward. deflection? शाबाश। So this is how QRS complex is formed. This is Q, this is R, this is S.
Q represents what depolarization? किसकी depolarization represent करता है? Septum की depolarization. R represents the whole ventricle, left and right ventricle, तो उसको बोलते हैं major ventricular depolarization. ठीक है? And S represents किसका depolarization? S किसका depolarization represent करता है? Pace of the heart. Absolutely correct. मैं P wave के लिए भी सेम चीज बनाना भूल गया, आई एम सॉरी. ठीक है, जब तुम P wave देखते हो, एट्रियम की डीपोलराइजेशन है ना, तो एट्रियम के लिए बनाओ ऐसे, ये वेक्टर है. एट्रियम की डीपोलराइजेशन को P wave है. डीपोलराइजेशन का वेक्टर मतलब कौन सा होगा? पॉजिटिव है ना. अगर ये मेरा स्टैटिक इलेक्ट्रोड है, जिससे मैं स्टैटिक इलेक्ट्रोड ऑफ पॉजिटिव जो लीड टू, जो यहाँ पे प्लेस होता है, पॉजिटिव मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन की अपवर्ड डिफ्लेक्शन? अपवर्ड डिफ्लेक्शन. तो ये P wave है. P wave भी अपवर्ड डिफ्लेक्शन है. अब आता है ये जो शेप ऐसा क्यों है? वेरी इजी. क्यों? क्योंकि जो अगर तुम वेंट्रिकल और एट्रिया, किसका मसल मास ज्यादा है? वेंट्रिकल्स है ना. तो बेटा वेंट्रिकल का जो डीपोलराइजेशन है, उसका जो वेक्टर है वो थोड़ा मोटा होता है, ऐसे मोटा वेक्टर है थोड़ा. ठीक है. वेयरएज एट्रिया की डीपोलराइजेशन का वेक्टर थोड़ा पतला वेक्टर है, पतला वेक्टर. ऑल्दो द वेक्टर हैज द सेम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, लेकिन एक पतला एक मोटा. एंड दैट इज व्हाई ये ऐसा, ये शार्प पीक नहीं आती. वेयरएज यहाँ पे अच्छी खासी शार्प पीक आती है, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन शार्प पीक आती है, बिकॉज द वेक्टर का स्ट्रेंथ इज मोर इन द वेंट्रिकल्स एज कंपेयर टू द एट्रिया. ठीक है. तो ये हो गया ये हो गया मेरा P, Q, R and S वेव. ठीक है. अब ना एक थोड़ा सा फंडा वो लोग बोलते हैं कुछ चीज का. अगर मैं बोलूं सपोज, रुको एक मिनट. ठीक है. वो बोलते हैं ये है. सर एक चीज पूछनी थी सर, जैसे जो QRS के अंदर Q है वो आपके सेप्टम की डीपोलराइजेशन की वजह से आ रहा है, क्योंकि Yes. उल्टा जा रहा है. देन R किसके लिए आ रहा है? मतलब मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, दोनों वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन के लिए. सर अगर वो ऑपोजिट नहीं जा रहा, जो ऊपर की तरफ दोनों. हाँ, वो ऑपोजिट जा रहा है. देख एंड में तो देख, हम जाता तो बहुत डायरेक्शंस में है. ठीक है. वो तो इस 2D डायग्राम से लग रहा है, बट एक्चुअली द होल सम ऑफ द वेक्टर इज दिस. द वेक्टर का जो सम बनता है वो ये बनता है, दिस द मेन वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन वेक्टर इज लाइक दिस ओनली. बहुत सारी डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है. ठीक है. कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, लेकिन द मेजर सम इज लाइक दिस ओनली. और सर जो S है वो फिर किसके लिए? वो बेस के डीपोलराइजेशन के लिए. This point is known as the base. The junction between the atria and the ventricle is known as the base of the heart. ठीक है. ये 2D में रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, बट क्या कर सकते हैं हम, 3D का हार्ट नहीं है ना अवेलेबल. ठीक है. सो दिस इज द QR and S वेव. ठीक है. दिस इज द QRS वेव. अब देख, अब मैं ना ये क्यों समझा रहा था, एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा ऐड करते हैं वो लोग. वो क्या बोलते हैं, विच इज द फर्स्ट नेगेटिव वेव? विच इज द फर्स्ट नेगेटिव वेव? कौन बताएगा फर्स्ट नेगेटिव वेव क्या है? Q wave. Q wave. Which is the first positive wave? R. Absolutely correct. Which is the first क्या कहते हैं which is the first negative wave after the R wave? First negative after R wave. S wave. शाबाश. अभी तो ये इजी लग रहा है क्योंकि हमने बनाया. अगर अब इसी के लिए ना वो डिफरेंट डायग्राम बनाते हैं. पहला डायग्राम उसने बनाया दिस. कैन यू नेम दिस वेव? RS. ठीक है. क्योंकि द फर्स्ट पॉजिटिव इज R एंड आफ्टर R जो भी नेगेटिव होगी उसको S बोलेंगे. दिस इज नोन एज RS वेव. शाबाश. कैन यू नेम दिस वेव? QR. शाबाश. पहली नेगेटिव इज शुड बी Q एंड उसके बाद R. शाबाश. कैन यू नेम दिस वेव? RS. R. हाँ Right. एब्सोल्युटली. ठीक है. RSR. अब इस दोनों R को डिफरेंशिएट करेंगे, इसको R डैश बोल देते हैं, बट है दोनों R ही. RSR वेव बोलते हैं इसको. ठीक है. बस इतना जानना था. आखिरी बना रहा हूँ. व्हाट इज दिस नोन एज? इसको क्या बोलेंगे? QS बोलते हैं वैसे. हाँ, आइडियली इसको Q बोलना चाहिए क्योंकि हमारे पास सिर्फ फर्स्ट नेगेटिव है Q. बट अब क्योंकि यहाँ पे R है ही नहीं, तो मुझे नहीं पता कि S की क्या पता R छुप गया हो, तो इस पे लड़ाई हो गई. कुछ लोग बोलना चाहते हैं इसको सिर्फ Q वेव, उसको बोलना ही नहीं, तो एंड में इसको QS नेम किया गया. क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कौन सी है. ठीक है. इतना क्लियर?
इतना क्लियर? यस सर। अच्छा, अब आते हैं बेसिकली फंडा। फंडा क्या है? बेसिकली फंडा है कि भैया आर वेव के बारे में एक बहुत अच्छी चीज होती है, उसको बोलते हैं आर वेव प्रोग्रेशन। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय आर वेव प्रोग्रेशन? वो बोलता है भैया बहुत सिंपल कि एज यू, अब देखो ये ना, ये कोई बच्चा भी समझा देगा, बहुत इजी। ठीक है, अगर तुम्हें हार्ट का डायग्राम पता है, देखो बेटा हार्ट का डायग्राम क्या है, अगर मैं मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन का वेक्टर ये बनाऊं, ठीक है, ये मैं मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन का वेक्टर बनाऊं, सो बोलता है कि एज, अब देखो इसमें से कौन सी लीड ऐसी है विच इज सबकी सब पॉजिटिव लीड है, तो मेरे को पता ही है, इसमें से कौन सी लीड ऐसी है जो थोड़ी मतलब पॉजिटिव इज मूविंग अवे फ्रॉम द पॉजिटिव शो करेगा, पॉजिटिव इज मूविंग अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, ऐसा कौन सी लीड शो करेगा? अगर मेरा ये वेक्टर यहाँ बनती है, लीड बनती है, पॉजिटिव है, हर लीड पॉजिटिव है, v1 भी पॉजिटिव, v2 भी पॉजिटिव, v3 भी पॉजिटिव, v4 भी पॉजिटिव, v5 भी पॉजिटिव, ये स्टैटिक वेक्टर्स हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रोड्स हैं, और मेरा डिपोलराइजेशन का वेव भी पॉजिटिव है। सो ऐसे इसमें ऐसा किस में लग रहा है कि पॉजिटिव इज मूविंग अवे फ्रॉम द पॉजिटिव? बताओ। V1। हाँ ठीक है, तो v1 में ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली पॉजिटिव इज मूविंग अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, क्योंकि मेरा मेन वेक्टर पॉजिटिव यहाँ पे जा रहा है, एंड v1 में ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव इज मूविंग अवे फ्रॉम द पॉजिटिव। सो दैट मींस व्हेन आई कम फ्रॉम v1 टू v2 टू v3 टू v4, आई एम मूविंग मतलब बिल्कुल सेम डायरेक्शन में एज डायरेक्शन ऑफ द मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं दिस प्रोग्रेशन ऑफ इंक्रीजिंग आर वेव एम्पलीट्यूड। ठीक, क्योंकि v1 में तो हमें ऐसा लग रहा था कि पॉजिटिव इज मूविंग अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, तो उसमें आर जो थी बड़ी छोटी आ रही थी, फिर v2 में आर थोड़ी बड़ी आई, फिर v3 में आर थोड़ी और बड़ी आई, फिर v4 में आर और बड़ी आई। ठीक है, ऐसे दिस इज व्हाट यू कॉल एज द आर वेव प्रोग्रेशन। This is what you call as R wave progression, which simply states कि as you move from V1 to further leads, the V1 का amplitude keeps on increasing. Ideally हमारे ये जो डायग्राम है इसमें V4 is the maximum, लेकिन ऐसा ECG इलेक्ट्रोड्स में देखा गया कि V4 is not the maximum somehow due to पता नहीं क्या ड्रामा, क्योंकि V5 को थोड़ा उन्होंने नीचे की तरफ बनाया है। ठीक है, V5 को ऐसे बनाया है, so somehow भगवान जाने कैसे कि V5 shows the maximum amplitude, पता नहीं क्यों कि V5 shows the maximum amplitude, पता नहीं क्यों, ideally it should not show, V4 should show the maximum amplitude, but ऐसा देखा गया है कि V5 shows the maximum amplitude and फिर V6 में amplitude थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, so this phenomena is what you call as R wave progression. कुछ बुक्स इसको लिखती है V1 to V6 में एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है, which is absolutely wrong. V1 to V5 तक एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है, V6 में एम्पलीट्यूड घटता है क्योंकि V6 बहुत अवे है। ठीक है, तो अगर तुम एक्चुअली ईसीजी पेपर भी देखो, मैं दिखाता हूँ सेम चीज को, देखो इधर देखो। ठीक है, इस गेम को देखो, कैन यू सी वेयर इज द आर वेव? आर वेव दिख भी रही है तुम्हारे को? हेलो, ये छोटी सी देख रहे हो आर वेव है, तो व्हाट इज दिस? ये जो इतना नीचे बड़ा डिफ्लेक्शन जा रहा है वो क्या होगा? अगर ये आर है तो ये क्या होगा? आर के बाद नेगेटिव इज व्हाट? एस वेव। शाबाश। ठीक है, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना बेटा। ठीक है, तो दिस इज एस वेव, दिस इज एस वेव, एंड दिस छोटी सी बिल्कुल जो दिख भी नहीं रही है, दिस इज आर वेव। अब जब तुम आगे जाओगे V1 से V2 तो आर वेव इंक्रीज होनी चाहिए। कैन यू नाउ सी द आर वेव? दिख रही है आर वेव? यस सर। एंड ये जो ये नीचे वेव, व्हाट इज दिस वेव नाउ? एस वेव। शाबाश। ठीक है, आर के बाद नेगेटिव इज एस। फिर देखो V3 में आर बढ़ा हुआ कि कम हो गया? इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया। ठीक है, और एस कम हो गया कि बढ़ गया? हल्का सा कम हो गया। हाँ, देख रहे हो? अब देखो V4 देखो, अब देखो आर इंक्रीज हुआ कि कम हो गया? इंक्रीज्ड। एस कम हो गया कि बढ़ गया? कम हो गया। शाबाश। अब V5 का एम्पलीट्यूड V4 से बड़ा है कि छोटा है? आर इंक्रीज्ड है, एस डिक्रीज्ड है। शाबाश। तो एज यू गो फ्रॉम V5 टू V6 आर वेव, अब देखो अब V6 को कंपेयर करो, बताओ V5 बड़ा है कि V6 में आर? 5 है ना? दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि V1 टू V5 आर वेव इंक्रीज होती है, V6 में आर वेव फॉल डाउन करती है, बट दिस इज व्हाट यू कॉल एज द आर वेव प्रोग्रेशन। एंड जैसे जैसे आर इंक्रीज होती रहेगी वैसे वैसे एस वेव डिक्रीज होती रहती है। वेरी सिंपल। ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी, एंड देख रहे हो क्यू वेव दिखती नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है क्यू वेव को ढूंढना, तभी जो इंटरवल्स हैं यूजुअली हम क्यू से नहीं देखते अंटिल अनलेस हमारे को पूरी वेव दिख रही है। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्लीज इसको गलत मत करना। V1 टू V5 आर वेव प्रोग्रेशन होता है, नॉट V1 टू V6। गलत है, जो बंदा बोल रहा है V1 टू V6 इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, उसको ईसीजी की नॉलेज ही नहीं है इसका मतलब।
V1 to V5 इज द आर वेव प्रोग्रेशन। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग फाइनली, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? नहीं, एस वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, या यस यस करेक्ट, हाँ जी हाँ जी एब्सोल्युटली। अब आते हैं टी वेव पे। सर 5 मिनट का ब्रेक मिल सकता है प्लीज? हाँ बस मैं, मेरा ये खत्म होने वाला है, उसके बाद बस ब्रेक ले लेंगे, ठीक है? मेरे को इसको एक बार खत्म करना है, उसके बाद ले लेंगे, ठीक है? मेरा ना, हाँ, तो बेसिकली अब आता है टी वेव। अब टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। शाबाश। तो एट्रियल रिपोलराइजेशन कहाँ गया? एट्रियल रिपोलराइजेशन कहाँ गया? वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन हो गया, एट्रिया का डीपोलराइजेशन हो गया, वेंट्रिकल का भी डीपोलराइजेशन हो गया, तो एट्रिया का रिपोलराइजेशन कहाँ गया? वेयर डिड दिस, वेल डन। तो प्लीज ध्यान रखना, क्यूआरएस इसको खा जाता है। जिस टाइम पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है उसी टाइम पे एट्रिया रिलैक्स भी कर रहा होता है। दैट इज व्हाई एट्रियल रिपोलराइजेशन इज हिडन बाय द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ठीक है, सो हम सिर्फ वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन देखते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय टी वेव। ठीक है, दिस इज द वेरी, अब देखो रिपोलराइजेशन का मतलब क्या है? अगर तुम ये मेरे हार्ट को देखो, रिपोलराइजेशन मतलब, रिपोलराइजेशन का मतलब नेगेटिव चार्ज। ठीक है, absolutely. So this is the negative wave which is moving like this. A negative wave which is moving like this. Correct? अब मेरा इलेक्ट्रोड तो पॉजिटिव है, हेलो, यस सर। हाँ, so the negative wave which is moving like this, same direction में, sorry, हाँ, ये important था, वो भूल गया, हाँ नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन, सही है, ठीक है। अब नेगेटिव इज मूविंग अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, कौन सी लीड डायरेक्शन प्रोड्यूस होगी? नेगेटिव इज मूविंग अवे फ्रॉम द पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव रिफ्लेक्शन। टुवर्ड्स पॉजिटिव तो कौन सी वेव प्रोड्यूस होती है? मतलब पॉजिटिव की नेगेटिव रिफ्लेक्शन, नेगेटिव है ना? ऑब्वियसली अगर नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करता है तो ऐसे प्रोड्यूस होती है नेगेटिव वेव। हमने ये पढ़ा था ना कि सिमिलर चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस जब भी मूव करेंगे आपस में तो हमेशा नेगेटिव रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी, राइट? अब मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव अवे मूव कर रहा है पॉजिटिव से, तो कौन सी रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होनी चाहिए? पॉजिटिव। यस, ठीक है, नेगेटिव इज मूविंग अवे फ्रॉम पॉजिटिव, दैट इज व्हाई द डिफ्लेक्शन इज पॉजिटिव एंड दिस इज व्हाई द टी वेव इज लाइक दिस एंड नॉट लाइक दिस। उल्टी नहीं होती है टी वेव, सीधी होती है नॉर्मली, बिकॉज अ नेगेटिव इज मूविंग अवे फ्रॉम द पॉजिटिव। ठीक है, दैट इज व्हाई द टी वेव व्हिच रिप्रेजेंट्स द वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन इज लाइक ऊपर वाली वेव होती है। प्लीज रिमेंबर, एक बोल्ड स्टेटमेंट लाइन कभी कभार एमसीक्यू में दे देते हैं, ठीक है? फर्स्ट एरिया ऑफ रिपोलराइजेशन, is the last area of the depolarization. This is somehow very true. It has been noted कि जो एरिया फर्स्ट रिपोलराइज करता है वो लास्ट एरिया ऑफ डिपोलराइजेशन का होता है। तो लास्ट एरिया ऑफ डिपोलराइजेशन क्या था बेटा? लास्ट एरिया ऑफ डिपोलराइजेशन क्या था? बेस ऑफ द हार्ट। तो वेव जो है ना ऐसे मूव करना शुरू करती है, देखो ऐसे यहां से भी ऐसे मूव करेगी, फिर ये एपेक्स को करेगी, फिर ये उल्टी जाती है। दैट इज व्हाई द वेक्टर ऐसे इस डायरेक्शन में बनाया जाता है। समझ में आया? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट एरिया ऑफ रिपोलराइजेशन इज द लास्ट एरिया ऑफ द डिपोलराइजेशन। जहां लास्ट डिपोलराइज होता है वो फर्स्ट एरिया ऑफ रिपोलराइजेशन होता है। ठीक है, दिस इज द वेरी 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 सुपर स्टार मार्क पे इसको स्टार करना है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, एक और चीज, अगर मैं वेंट्रिकल का एक्शन पोटेंशियल बनाऊं तो तुम सबको ये एक्शन पोटेंशियल के बारे में पता है क्या होता है? दीज आर द फेजेस 0 1 2 3 एंड 4, दिस इज द फोर्थ फेज। ठीक है, तो व्हाट इज 0 किसकी वजह से होता है? व्हाई डज द वेंट्रिकल बिकम पॉजिटिव? अगर मैं -90 मिलीवोल्ट इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, व्हाई डज इट जंप्स टू +30? किस चीज की वजह से +30 हुआ होगा? क्यों +30? सोडियम इनफ्लक्स। शाबाश, ठीक है, तो सोडियम इनफ्लक्स। अगर पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर आ रहा है, ऑब्वियसली सेल विल बिकम पॉजिटिव। ठीक है, दैट इज व्हाई इट सडनली जंप्स टू +30 मिलीवोल्ट। बिल्कुल ठीक। दिस स्टेप इज व्हाट यू कॉल एज डीपोलराइजेशन। ठीक है, ये चीज क्या रिप्रेजेंट करता है? डीपोलराइजेशन। ठीक है भैया, अब आता है 1। व्हाट इज दिस 1? पोटेंशियल बिकम्स टू फॉल डाउन। दैट मींस ये क्यों हो रहा है? ये क्यों होता है? 1 बिकॉज़ 1 क्यों होता है? पोटेंशियल क्यों फॉल डाउन करने लगता है?
Because Potassium efflux. yes, because positive charges such as potassium is moving out of the cell. Cell से बाहर जा रहे हैं. Positive is moving out. That is why this funda is becoming more negative. अब जब ये हो रहा होता है तो क्या होता है, बीच में एक चेप आयन आ जाता है कैल्शियम. वो कहता है नहीं नहीं, मैं जिस टाइम पे पोटेशियम बाहर मूव करने की कोशिश करेगा मैं उस टाइम पे अंदर आने की कोशिश करूंगा. लड़ाई हो रही होती है. सेम टाइम when the positive charge wants to move out, the positive charge also wants to move in. That is why this balance out and this is the isoelectric phase. यहाँ पे potential change नहीं होता. ठीक है. This is also known by the name plateau phase. This is why because potassium wants to move out and the calcium wants to move in. फिर एक टाइम ऐसा आता है कि कैल्शियम हार मान जाता है, चल छोड़ भाई पोटेशियम को जाने दे बाहर. सो पोटेशियम बाहर चला जाता है. दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ पोटेशियम इफ्लक्स. बट दोनों में चैनल अलग होते हैं. दिस इज द अर्ली रेक्टिफायर पोटेशियम चैनल्स and this is the delayed rectifier potassium channels. ध्यान रखना, delayed rectifier potassium channels. दोनों सेम पोटेशियम के चैनल्स है, बट एक का नाम अर्ली रेक्टिफायर है, दूसरे का नाम डिलेड रेक्टिफायर है. एंड फाइनली दिस फेज 4 which maintains the word, ध्यान रखना क्या बोला मैंने, which maintains the resting membrane potentials, the RMP to -90. RMP को -90 रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कोई बताएगा इसका? ये कौन सा एक पंप है जो RMP को -90 ही रखता है, वो चेंज नहीं करने देता उसको? इस पंप का नाम सुना है? सोडियम पोटेशियम. शाबाश. ठीक है, इट इज नोन एज सोडियम पोटेशियम ATPase. ठीक है, जो अपनी पहले देख फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, सोडियम अंदर आया था. ठीक है, एंड बाकी स्टेप में पोटेशियम बाहर गया था. तो इसने रिवर्स कर दिया इसको कि सोडियम को बाहर फेंक दिया, जो सोडियम अंदर आया था उसको फाइनली बाहर फेंक दिया, एंड जो पोटेशियम बाहर गया था उसको वापस अंदर ले आया. इसका काम है सोडियम पोटेशियम ATPase which maintains the resting membrane potentials to -90 millivolt. अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे को फिर से फिजियो नहीं पढ़ा रहा, तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लाइज इन द सेम फंडा. भैया अगर मैं पूछूं रीपोलराइजेशन क्या है, डीपोलराइजेशन तो फेज 0 था. फेज 0 इज डीपोलराइजेशन. कैन यू टेल मी व्हाट इज रीपोलराइजेशन? किन फेज को मिला के रीपोलराइजेशन बनेगा? 2, 3, 4. 2 नहीं, 1 2 3. 1 2 3, नॉट 2 3 4 में मेंटेन कर रहा है. ठीक है. 1 2 3. ठीक है, 1 2 3 को मिला के रिपोलराइजेशन बनता है. ठीक है भैया, गुड. अब मैं सेम चीज अगर मैं बनाऊं, ये वेंट्रिकल की बात हो रही है, तो 0 इज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, 1 2 3 इज वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, है ना बेटा? अब जब तुम ECG में बनाओ, सेम चीज को बनाते हैं भैया ECG में. व्हाट इज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हियर बेटा? व्हाट इज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन? ECG में क्या है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन? व्हाट इज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन ECG? QRS wave. What is ventricular repolarization in ECG? T wave. T wave. इसके बीच ये इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? Which interval is this? QT interval. तो अब मैं सेम फंडा यहाँ पे भी लगा दूं. QT इंटरवल यहाँ पे क्या होगा? This is what is QT interval. Please, very important फंडा लिंक करने का फंडा है. This is QT interval. आगे बहुत काम आएगी ये चीज. क्यों QT इंटरवल्स आयंस चेंज करते हैं, वो ये रीजन है, बिकॉज लोगों को पता ही नहीं एक्शन पोटेंशियल से QT इंटरवल को रिलेट किया जाता है. वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन के बीच में जो इंटरवल है वो QT इंटरवल, तो यहाँ पे भी QT इंटरवल बीच में चेप हो गया है. दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, ठीक है. एंड आखिरी उसके बाद ब्रेक ले लेना. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो नॉर्मल वैल्यूज ऑफ ऑल ऑफ दीज, हमने सारी वेव डिस्कस कर ली, मुझे नॉर्मल वैल्यूज बतानी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज ECG, क्योंकि हम बड़े हो गए, एक्चुअली ECG की नॉर्मल वैल्यूज आनी चाहिए. ठीक है, फर्स्ट में लेबल कर रहा हूं इसको. व्हाट इज दिस वेव नोन एज? जल्दी बताओ, अगली वाली वेव बताओ. वेव ये क्या है? व्हाट इज दिस वेव? हेलो रिया, वेव बता दे. उसके ऊपर ठीक है, उसके बाद ठीक है. अरुणा सो गया? सर मैं हूँ. हाँ. PR सेगमेंट कहाँ से कहाँ बनता है? PR सेगमेंट, नॉट इंटरवल. सर PR सेगमेंट सर P वेव के स्टार्टिंग से लेकर Q तक या R तक, जैसे भी मान लो. Q तक मानते हैं हम लोग. अब बोलते आ रहे हैं बट Q तक ही मानते हैं हम लोग. ठीक है, बोलते आ रहे हैं PR सेगमेंट के लिए, बट दिस इज PR सेगमेंट. PR सेगमेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? अरबाज,
PR सेगमेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? व्हाई डज PR सेगमेंट अकर? हेलो, यस सर, बेसिकली इसमें वेंट्रिकल फिलिंग केस के लिए रहता है। वेंट्रिकुलर फिलिंग नहीं अंशिता, PR सेगमेंट क्यों होता है? क्यों तो किस उसकी चीज? मिनट ताकि प्रॉपर फिल होके मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर सके, वही यस, कहना। तो ये कौन करवाता है? वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये करवाने की कि वेंट्रिकल आराम से फिल हो जाए आफ्टर एट्रिया हैज कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्टेड? ये किसके लिए है ये? सर जो एवी नोड, हाँ, AV नोडल डिले। ठीक है, AV नोडल डिले विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू कितना सेकंड? सर 0.1। यस, तो PR सेगमेंट इज एक्चुअली ऑब्वियसली 0.1 सेकंड का है बिकॉज इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू AV नोडल डिले। ठीक है, फिर आते हैं ST सेगमेंट। ST सेगमेंट कहां से कहां तक बनेगा? संस्कृति है क्या? सर एंड ऑफ S वेव से T वेव जहाँ पे शुरू होगी। शाबाश, दिस इज व्हाट यू कॉल एज ST सेगमेंट। शाबाश, वेल डन। एंड दिस इज पॉइंट इज व्हाट यू कॉल एज J पॉइंट। ठीक है, J पॉइंट, ओके डन। सो ये मेरा ड्रामा है। अब मैं बताऊंगा मेरा पूरा ECG 2 इंटरवल में खत्म होता है। ठीक है, पहला इंटरवल इज व्हाट यू कॉल एज अंशिता? सर पहला PR इंटरवल और दूसरा QT इंटरवल। QT। Q को स्टार्टिंग में लूं कि एंड में लूं? सर Q की स्टार्टिंग और P की भी स्टार्टिंग। T की स्टार्टिंग? P की स्टार्टिंग। अच्छा सर QT इंटरवल में T का ही। ठीक है, हाँ, T का एंड बेटा, क्योंकि हमें वेव इंक्लूड करनी है। ठीक है, 2 वेव और 1 सेगमेंट। QRS एंड T 2 वेव्स हैं और 1 सेगमेंट इज ST सेगमेंट। ठीक है, अच्छा देखो, अब बेसिकली बहुत सिंपल है इसको याद करना। PR इंटरवल QT इंटरवल में पूरा ECG खत्म, तो हम बनाएंगे रूल ऑफ 1 2 3 4। ठीक है, इनकी वैल्यूज को याद करेंगे। रूल ऑफ 1 2 3 4 क्या करता है कि PR इंटरवल की जो ड्यूरेशन है 0.1 से लेकर 0.2 सेकंड्स। QT इंटरवल की जो ड्यूरेशन है दैट इज एक्चुअली 0.3 सेकंड से लेकर 0.4 सेकंड्स। ठीक है, वेरी सिंपल, इसको बोलते हैं रूल ऑफ 1 2 3 4। PR इंटरवल QT इंटरवल 0 1 2 3 4 0.1 से 0.2 सेकंड्स। टू बी प्रिसाइज, PR इंटरवल की ड्यूरेशन 0.12 सेकंड से 0.20 सेकंड्स तक होती है, मतलब एक ही बात है। ठीक है, 0.20 सेकंड्स तक होती है एंड इसकी 0.3 से लेकर 0.4 सेकंड्स तक होती है। ठीक है, दिस इज द ड्यूरेशन, दिस इज फर्स्ट थिंग। फिर अगर मैं स्पेसिफिकली P वेव की ड्यूरेशन देखना चाहूँ, मैं और किसी की नहीं देखना चाहता, P वेव एंड QRS कॉम्प्लेक्स की ड्यूरेशन देखना चाहूँ, ठीक है, तो आइडियली P वेव की ड्यूरेशन जो होती है वो होती है आपकी 0.08 सेकंड से लेकर 0.1 सेकंड। सिमिलरली QRS की जो ड्यूरेशन है वो होती है 0.06 सेकंड से लेकर 0.1 सेकंड। ठीक है, अभी देखने में तुम्हें QRS बड़ा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली अगर तुम ECG देखो, ये देखो, तो P वेव की ड्यूरेशन ज्यादा बड़ी ही होती है। QRS बहुत पतला सा कॉम्प्लेक्स है। देखो, अब देख लो इसमें कौन ज्यादा बड़ा लग रहा है, QRS की P। ये देखो, ये मेरा QRS पूरा यहाँ पे लिपट गया और ये मेरा P वेव है। ठीक है, तो QRS इतना सही होता है, छोटा सा है QRS। तो QRS की जो ड्यूरेशन है वो हमेशा P से थोड़ी कम होती है, 0.6 है। ये देखो, ये QRS है और ये मेरा P वेव है। ठीक है, ठीक है गाइस, कहाँ गया, गुम हो गया वो। हाँ, सो ये चीज था। अब आते हैं आखिरी बस छोटे से पॉइंट पे, एंड दैट पॉइंट इज P वेव की एम्पलीट्यूड। बाकी किसी का एम्पलीट्यूड नहीं रटना, मुझे सिर्फ P वेव का एम्पलीट्यूड रटना है और कुछ नहीं है, एंड दैट इज 0.25 मिलीवोल्ट्स। ठीक है, बस ये मेरी मेन ECG की चीजें होती हैं। 0.25 मिलीवोल्ट्स, P वेव की ड्यूरेशन 0.08 सेकंड से 0.1 सेकंड्स, QRS 0.06 to 0.1, PR इंटरवल इज 0.12 से 0.20, QT इंटरवल इज 0.3 से 0.4। अब एक फॉर्मूला आता है एंड दैट इज व्हाट यू कॉल एज द करेक्टेड QT इंटरवल। इसको QTC बोलते हैं। C स्टैंड्स फॉर करेक्टेड QT इंटरवल। ठीक है, दिस इज अ मोर सेंसिटिव मार्कर एज सिंपल QT इंटरवल। QT इंटरवल ना बहुत इंपॉर्टेंट है यार हमारे लिए। ठीक है, तो अब करेक्टेड QT इंटरवल का जो फॉर्मूला है वो है QT डिवाइडेड बाय रूट ऑफ RR। RR मतलब 2 R वेव्स के बीच का डिफरेंस। देखो, अगर मैं सपोज ये बनाऊं, फिर से मैं सेम चीज बनाऊं, तो ये मेरी R वेव है, ये मेरी R वेव है, तो 2 R वेव के बीच में जितने नंबर ऑफ बक्से आते हैं, ठीक है, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं एंड उसको रूट ले लेते हैं, तो उसको बोलते हैं रूट ऑफ RR। एंड नॉर्मल QT है, उसको तो काउंट करना ही करना है। ठीक है, तो QT डिवाइडेड बाय रूट ऑफ RR इज व्हाट यू कॉल एज द करेक्टेड QT इंटरवल।
एंड दिस फॉर्मूला हैज बीन गिवन अ स्पेशल नेम, ये एम्स में आया था क्वेश्चन। इस फॉर्मूला सिंपल कुछ नहीं बोला उन्होंने, बस फॉर्मूला दिया QT डिवाइड बाय रूट RR। इस फॉर्मूला का नाम क्या है? इस फॉर्मूला का नाम है बेसिट्स फॉर्मूला, इसको बेसिट्स फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, बस सिंपल नाम पूछा उन्होंने, कुछ नहीं पूछा उन्होंने, नाम बता दो बस इसका। तो QT डिवाइड बाय रूट ऑफ RR इज बेसिट्स फॉर्मूला व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी नॉर्मल वैल्यू इज ऑलवेज एंड ऑलवेज लेस देन 0.44 सेकंड्स। ठीक है, which is very important, always less or equal to 0.44 seconds। जैसे नॉर्मल QT की वैल्यू 0.3 से 0.4 होती है, उसने बोला 0.44 से ज्यादा नहीं हो सकता, 0.45 46 नहीं, 0.44 से कम होनी चाहिए। दिस इज बेसिस फॉर्मूला फॉर करेक्टेड QT इंटरवल। दिस कंप्लीट्स द बेसिक्स ऑफ ECG। ठीक है, ये आपका बेसिक्स ऑफ ECG कंप्लीट करता है। रिया एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे यार।